इजुकु मिडोरिया, जो वन फॉर ऑल हीरो डेकू के नाम से भी जाना जाता है, माई हीरो एकेडेमिया मांगा और एनिमे सीरीज का मेन प्रोटैगनिस्ट है। चाहे इजुकु क्रोकलेस पैदा हुआ था, लेकिन अपनी नेचुरल हीरोइज्म और स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ जस्टिस की वजह से उसने लेजेंडरी हीरो ऑल माइट का ध्यान खींच लिया। उसके बाद से वो ऑल माइट का क्लोज पीपल बन गया और यूए हाई स्कूल के क्लास 1A का स्टूडेंट भी। ऑल माइट ने अपना ट्रांसफरेबल क्वॉक इजुकु मिडोरिया को दे दिया, जिसकी वजह से वो वन फॉर ऑल का नौवा और आखिरी विल्डर बन गया। बचपन में इजुकु मिडोरिया हीरोज को बहुत एडमायर करता था और अपना सपना देखता था कि जब उसका क्वॉक आएगा तो वो अपने आइडल ऑल माइट की तरह एक हीरो बनेगा। लेकिन जब उसकी उम्र के बच्चों के क्वॉक्स मैनिफेस्ट होने लगे, इजुको ने अभी भी किसी स्पेशल एबिलिटी का कोई साइन नहीं था। डॉक्टर के चेकअप में एक सच सामने आया जो उसके लिए तूफान से कम नहीं था। इजुको के छोटे उंगली के पैर में 2 जॉइंट्स थे, जो इस बात का क्लियर साइन था कि वो कॉकलेस पैदा हुआ है। शुरू में इजुको के लिए ये बात को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल था। बाद में एक रात इजुको अपने कंप्यूटर पर ऑल माइट की वीडियोस देख रहा था और आंसुओं के साथ अपनी माँ से पूछा कि क्या वो कभी फिर हीरो बन सकता है। उसकी माँ ने उसे हक किया और माफी मांगा, लेकिन इजुको के लिए वो शायद शब्द नहीं थे जो वो सुनना चाहता था, क्योंकि इसने उसे ऐसा महसूस करवाया जैसे वो क्वार्क वालों से कम है। फिर भी इजुको का हीरो बनने का सपना और यूए हाई स्कूल में एडमिशन लेने का इरादा कभी कम नहीं हुआ। इस एम्बिशन की वजह से उसके क्लासमेट्स उसे बार बार बुली और रेडिक्यूल करते थे, खासकर उसका बचपन का दोस्त कात्सुकी बाकुगो, जो मानता था कि बिना क्वार्क वालों के लिए हीरो बनना नामुमकिन है। इन सब के बावजूद इजुको उस वक्त बाकुगो को अपना दोस्त ही मानता था, हमेशा उसके पीछे पीछे घूमता रहता था। लेकिन बात तब बिगड़ गई जब इजुको ने कात्सुकी की मदद करने की कोशिश की, जब वो एक छोटे से पुल से गिरकर एक स्ट्रीम में चला गया। इजुको ने उसे हाथ बढ़ाकर उठाने की ऑफर दी, लेकिन कात्सुकी की प्राइड ने इसे एक इंसल्ट समझा। उसे लगा कि इजुको ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहा है जैसे उसे अपने से नीचे किसी इंसान की मदद की जरूरत है। इस घटना ने उनके बीच के रिश्ते को सालों तक खिंचाव में डाल दिया। इजुको एल्डेरा जूनियर हाई में क्लास अटेंड कर रहा होता है जब उसका टीचर अनाउंस करता है कि इस साल सब स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होंगे। कात्सुकी तुरंत बोलता है कि वो बाकी क्लासमेट्स की तरह नहीं है, सबको फॉर्डर कहकर टॉन्ट करता है और कहता है कि सिर्फ वो ही यूए में जाने के लिए डेस्टिन्ड है और सिर्फ वो ही ऑल माइट को सरपास करेगा। जब टीचर बताता है कि इजुको भी यूए में अप्लाई कर रहा है तो कात्सुकी शॉक हो जाता है और गुस्से में आ जाता है। वो इजुको को इंसल्ट करता है, अपना एक्सप्लोजन कॉर्क यूज करके उसे डराता है और कहता है एक कॉर्कलेस इंसान ना तो यूए में एडमिशन ले सकता है, ना ही और कुछ कर सकता है। क्लास के बाद कात्सुकी इजुको का हीरो नोटबुक ले लेता है, उसे जला देता है और खिड़की से बाहर फेंक देता है। वो इजुको को कहता है कि हीरोज के बारे में स्टोरीज उनके स्कूल के शुरुआती सालों से बनती है और सिर्फ वो ही उस स्कूल तक पहुंचने के लिए बना है। इजुको बस उसकी ग्रेटनेस के लिए एक स्टेपिंग स्टोन है। जाने से पहले कात्सुकी इजुको को वार्न करता है कि यूए में अप्लाई मत करना। इजुको क्लासरूम से बाहर जाता है अपना नोटबुक लाने और सोचता है कि कैसे उसने हीरो बनने का सपना शुरू किया था और कैसे उसे पता चला कि वो कॉर्कलेस है। उसी दिन घर लौटते वक्त एक विलन जो क्राइम सीन से भाग रहा होता है इजुको से टकरा जाता है। एक विलन अपेरेंटली पहले दिन में ऑल माइट से बच निकला था। उस विलन ने डिसाइड किया कि पकड़े जाने से बचने के लिए वो इजुको का बॉडी टेक ओवर करेगा। जैसे ही इजुको डिसअपियर में गिरने लगता है, ऑल माइट वहां आ जाता है और उसकी जान बचा लेता है। शॉक्ड इजुको ऑटोग्राफ मांगना चाहता था, लेकिन पता चला कि ऑल माइट पहले ही उसके लिए ऑटोग्राफ छोड़ गया था, उससे पहले कि इजुको अपना दिमाग में उठ रहे सवाल पूछ पाता। ऑल माइट को रुकने पर मजबूर करने के लिए इजुको ने उसकी टांग पकड़ ली और चिपक गया जब ऑल माइट हवा में लॉन्च हुआ। थोड़ी सी स्ट्रगल के बाद ऑल माइट ने एग्री किया कि अगर इजुको ने छोड़ दिया होता तो वो मर जाता और फिर दोनों सेफली एक रूफ टॉप पर लैंड करते हैं। वहां इजुको ने ऑल माइट से पूछा कि क्या वो बिना कॉर्क के हीरो बन सकता है, बताते हुए कि उसने हमेशा हीरो बनने और लोगों को बचाने का सपना देखा है। अचानक ऑल माइट का अपीयरेंस ड्रास्टिकली बदलकर एक ज्यादा स्केलेटल फॉर्म में आ जाता है। शॉक्ड इजुको को ऑल माइट ने बताया कि 5 साल पहले एक बैटल में वो इंजर्ड हो गया था और अब वो सिर्फ थोड़ी देर के लिए हीरो फॉर्म में रह सकता है। उसने इजुको को समझाया कि प्रोफेशनल हीरोज को हमेशा अपनी जान दांव पर लगानी पड़ती है और इसीलिए वो ओपनली नहीं कह सकता कि बिना कॉर्क के हीरो बनना पॉसिबल है या नहीं। शायद पॉसिबल ना हो। ऑल माइट ने कहा कि अगर इजुको सच में लोगों को बचाने की परवाह करता है तो वो पुलिस ऑफिसर बन सकता है, क्योंकि इस तरह वो विलन्स को जेल भेजने की जिम्मेदारी ले सकता है, चाहे लोग इस जॉब को लाइटली लेते हो। उसने इजुको को कहा कि सपने देखना बुरे नहीं है, लेकिन फैक्ट्स को इग्नोर मत करो और फिर वहां से चला गया।
अपने आइडल के शब्दों से टूट चुका इज़ुकू अपने हीरो बनने के सपने को दोबारा सोचने लगता है, लेकिन उसके विचार तब टूट जाते हैं जब वो एक विलन अटैक के सीन के पास पहुंचता है। वहां वो पहचानता है कि विक्टिम कोई और नहीं बल्कि कात्सुकी बाकुगो है, जो स्लज विलन के कब्जे में है, वही विलन जिसने पहले इज़ुकू पर अटैक किया था। इज़ुकू को गिल्ट होता है कि शायद उसने ही गलती से विलन को ऑल माइट की पकड़ से बच निकलने दिया। बाकुगो की मदद मांगती आंखों को देखते ही इज़ुकू कॉर्कलेस होने के बावजूद विलन की तरफ दौड़ता है, उसे बचाने की कोशिश में। जैसे ही स्लज विलन इज़ुकू पर अटैक करने लगता है, ऑल माइट जो लड़के की हिम्मत से इंस्पायर हो चुका होता है वहां आ जाता है और विलन को हरा देता है इज़ुकू को चोट लगने से पहले। सीन पर मौजूद प्रो हीरोज इज़ुकू की रेकलेस हरकत के लिए उसे डांटते हैं। कात्सुकी इतना गुस्से में होता है कि उसकी जान इज़ुकू ने बचाने की कोशिश की कि वो उसके पास आके कह देता है कि उसकी जान इज़ुकू ने नहीं बचाई और गुस्से में वहां से चला जाता है। ऑल माइट फिर इज़ुकू के पास आता है, उसका शुक्रिया अदा करता है कि उसने उसे याद दिलाया कि हीरो होना इसका असली मतलब क्या होता है। वो समझाता है कि जो इज़ुकू ने किया वही काम बहुत से टॉप हीरोज ने अपनी जवानी में किया था। इसी वजह से ऑल माइट उससे कहता है कि वो हीरो बन सकता है और इसे हीरो बनने का एक मौका देता है। ऑल माइट इज़ुकू को बताता है कि वो उसकी ताकत का वर्दी सक्सेसर है और ये भी कहता है कि उसके पास अपना क्वार्क दूसरों को ट्रांसफर करने की पावर है, जो सुनकर इज़ुकू शॉक हो जाता है। उसके बाद ऑल माइट उसका ट्रेनिंग शुरू करता है ताकोबा म्युनिसिपल बीच पार्क में, जहां वो ट्रक्स, बड़े ऑफिस ड्रॉवर्स, क्रेटर्स और बुक सेल्फ्स जैसे बड़े बड़े कचरे के टुकड़े हिलाता है। वो इज़ुकू को समझाता है कि उसका बॉडी इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि वो इस कोर की ताकत को झेल सके, वरना इसके नतीजे में इज़ुकू अपने लिम्स खो सकता है। 10 महीने की इंटेंस ट्रेनिंग के बाद एंट्रेंस एग्जाम का दिन आ जाता है। सुबह 6 बजे बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर इज़ुकू पूरे बीच का आखिरी कचरा हटा देता है। ऑल माइट अमेज्ड हो जाता है कि इज़ुकू ने पूरा बीच क्लीन कर दिया और उसकी तारीफ करता है। फिर वो अपने बालों का एक टुकड़ा काट कर इज़ुकू को देता है। इज़ुकू ये देखकर सरप्राइज हो जाता है कि उसे इसे खाना पड़ेगा और इसी तरह उसे वन फॉर ऑल का पहला डोज मिलता है, एक छोटा सा हिस्सा। लेकिन क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम अब बहुत करीब है, इज़ुकू को बिना पावर का पूरा कंट्रोल सीखे सीधा स्कूल की तरफ दौड़ना पड़ता है। इज़ुकू यूए एंट्रेंस एग्जाम के लिए स्कूल पहुंचता है, एक्साइटेड कि अब उसके पास हीरो बनने का एक सच्चा मौका है। जैसे ही वो आगे बढ़ता है वो ट्रिप हो जाता है, लेकिन एक लड़की अपने कॉर्क से उसे बचा लेती है। लड़की थोड़ी नर्वस होकर पूछती है कि क्या वो भी नर्वस है, जिस पर इज़ुकू सिर्फ सर हिलाकर हाँ कर देता है। लड़की उसे गुड लक विश करती है और इज़ुकू वहां खड़ा रहता है बिल्कुल ऑ स्ट्रक, क्योंकि ये पहली बार था जब उसने अपनी जिंदगी में किसी लड़की से बात की, चाहे वो एक्चुअली हुई भी नहीं थी। बाद में जब प्रेजेंट माइक एग्जाम का प्रेजेंटेशन दे रहा होता है तो इज़ुकू अपनी लगातार मम्बलिंग की वजह से तेनिया ईडा के टारगेट पर आ जाता है, जो इसे इम्प्रॉपर बिहेवियर कहता है। जैसे ही प्रैक्टिकल एग्जाम शुरू होने वाला होता है, इज़ुकू को फिर से तेनिया से डर लगता है। इस बार इसीलिए क्योंकि वो पहले मिली हुई लड़की को सस्पिशियस तरीके से देख रहा होता है। तेनिया इज़ुकू को डांट देता है, जिससे एप्लीकेंट्स का ध्यान उस पर चला जाता है और वो अपने आप में मम्बल करते हैं कि इज़ुकू अपने बिहेवियर की वजह से एक फेलियर लग रहा है। प्रैक्टिकल टेस्ट के दौरान इज़ुकू एक 1 पॉइंट रोबोट को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है, लेकिन इतना डरा हुआ होता है कि मूव भी नहीं कर पाता। तब युगा आयोमा आता है और वो रोबोट डिस्ट्रॉय कर देता है। इज़ुकू रियलाइज करता है कि उसके पास वक्त बहुत कम बचा है। अचानक एक ह्यूज 0 पॉइंट रोबोट आ जाता है और पूरे एरिया को तोड़ना शुरू कर देता है। इज़ुकू पहले भागने लगता है, लेकिन फिर वो देखता है कि वही लड़की जिसने उसे पहले बचाया था जमीन पर गिर चुकी है और 0 पॉइंट रोबोट उस पर अटैक करने ही वाला है। उसे खतरे में देखकर इज़ुकू हिम्मत जुटाता है और रोबोट का सामना करने का फैसला करता है। पहली बार वो वन फॉर ऑल का इस्तेमाल करता है और एक डेवस्टेटिंग पंच मारता है जो उस ह्यूज रोबोट को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। लड़की की जान बचाते हुए इस फीट को देखकर सब लोग शॉक हो जाते हैं, लेकिन क्योंकि इज़ुकू ने पहले कभी इस पावर का यूज नहीं किया था, उसके बोन्स तुरंत ब्रेक हो जाते हैं और वो गिरने लगता है। वो सेफ लैंड करने के लिए डेट्रॉइट स्मैश का यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन एक्टिवेट करने से पहले ही वो लड़की जिसकी जान उसने बचाई थी अपने कॉक से उसकी लैंडिंग को सेफ बना देती है। प्रैक्टिकल टेस्ट खत्म होने का अनाउंसमेंट हो जाता है, जो इज़ुकू के लिए उदासी का पल होता है, क्योंकि उसने एक भी पॉइंट स्कोर नहीं किया था। थकान के चलते वो बेहोश हो जाता है। बेहोश होने के बावजूद उसके पियर्स उसे अमेजिंग कह रहे होते हैं कि उसने जायंट रोबोट को गिरा दिया। कुछ लोग सोच रहे होते हैं कि शायद वो जानबूझकर कमजोर दिख रहा था। सिर्फ तेनिया ये नोटिस करता है कि इज़ुकू ने लड़की को सेल्फलेसली प्रोटेक्ट किया था। किस्मत से रिकवरी गर्ल वहां होती है और इज़ुकू के सवियर इंजरीज को लगभग तुरंत हील कर देती है। एक हफ्ते बाद इज़ुकू को एक लेटर मिलता है जो डिसाइड करेगा कि वो यूए में एक्सेप्ट हुआ है या नहीं।
इजुकू अपने रूम में लेटर खोलता है और एक स्क्रीन पर ऑल माइट का वीडियो अपेयर होता है। ऑल माइट माफ़ी मांगता है कि उसने इजुकू से पहले कांटेक्ट नहीं किया और बताता है कि वो यूए में टीचर के रूप में काम करेगा। ऑल माइट उससे कहता है कि उसने रिटन टेस्ट में ठीक परफॉर्म किया, लेकिन प्रैक्टिकल टेस्ट में उसने 0 पॉइंट्स स्कोर किए हैं। ये सुनकर इजुकू मान लेता है कि वो फेल हो गया है, लेकिन फिर ऑल माइट बताता है कि प्रैक्टिकल टेस्ट के दौरान उसके हीरोइक एक्शन की वजह से उसे टीचर्स की तरफ से 60 रेस्क्यू पॉइंट्स मिले, जिसका मतलब है कि वो पास हो गया है और इस तरह यूए में एक्सेप्ट हो गया है। ये सुनकर इजुकू खुशी और एक्साइटमेंट से भर जाता है। अब यूए का स्टूडेंट बन चुका इजुकू अपनी माँ से बात करता है। पहले दिन स्कूल जाने के पहले जैसे ही वो क्लास 1A पहुंचता है, उसके मन में ये उम्मीद होती है कि ना तो उसका सामना कात्सुकी से होगा ना ही तेनिया से, लेकिन जैसे ही वो क्लासरूम में एंटर करता है उसकी सबसे बड़ी डर का सच सामने आ जाता है। कात्सुकी और तेनिया दोनों वहां होते हैं और दोनों आपस में बहस कर रहे होते हैं, जो इजुकू के लिए काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग होता है। थोड़ी देर बाद तेनिया इजुकू के पास आता है, अपने पहले वाले बिहेवियर के लिए माफ़ी मांगता है और एंट्रेंस एग्जाम में उसके फीट के लिए उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है। उसी वक्त ओचाकू क्लासरूम में आती है अपनी चीयरफुल पर्सनैलिटी के साथ, जो इजुकू को एम्बेरसमेंट में डाल देती है। इस सीन को देखते हुए कात्सुकी को याद आता है कि एक छोटी सी टकरार जो उसकी इजुकू से यूए एंट्रेंस एग्जाम के रिजल्ट्स के बाद हुई थी, जहां इजुकू ने अपने लॉन्ग टाइम बुली के सामने हिम्मत दिखाई थी जब उसे थ्रेटन किया गया था। इसके बाद होम रूम टीचर शोता आइजावा क्लासरूम में आता है और स्टूडेंट्स को समझाता है कि उन्हें एक क्वार्क अप्रीहेंशन टेस्ट से गुजरना होगा। आइजावा स्टूडेंट्स को और डिटेल में समझाता है कि जो भी टेस्ट में लास्ट आएगा उसे सीधा यूए हाई से एक्सपेल कर दिया जाएगा, जो इजुकू पर ज्यादा प्रेशर डाल देता है। टेस्ट में स्टूडेंट्स को अपने क्वार्क्स की पावर और यूज दिखाना होता है अलग अलग एक्सरसाइजेस के थ्रू शोता की ऑब्जर्वेशन में, लेकिन वन फॉर ऑल पर कंट्रोल ना होने की वजह से इजुकू ज्यादा ट्रायल्स में यूज प्रॉपरली नहीं कर पाता, जिससे उसका परफॉर्मेंस अपने क्लासमेट्स के स्टैंडर्ड से काफी नीचे रह जाता है। जब बॉल पिच ट्रायल का टाइम आता है, इजुकू मजबूरन डिसाइड करता है कि वो वन फॉर ऑल का यूज करके बॉल जितना दूर हो सके फेंकेगा, लेकिन शोता उसे रोक देता है उसका क्वार्क इरेज करके। इजुकू तुरंत समझ जाता है कि शोता एक्चुअली हीरो इरेजर हेड है, उसके गॉगल्स और पावर्स पहचान के। शोता उससे कहता है कि वन फॉर ऑल जैसे क्वार्क के साथ इजुकू अपने आप को डेंजर में डाल के सिर्फ एक बर्डन बनेगा, और अगर उसने वन फॉर ऑल का यूज ऐसे ही किया जो उसके बॉडी को खुद क्रिपल कर दे तो उसका हीरो बनने का फ्यूचर खतरे में पड़ जाएगा। शोता फिर उसे बॉल पिच ट्रायल के लिए एक सेकेंड चांस देता है। शोता के वर्ड्स याद रखते हुए इजुकू अपने सिर्फ एक फिंगर के एंड में पावर कंसंट्रेट करता है और बॉल को काफी दूर लॉन्च कर देता है। उसका ये डिस्प्ले पूरी क्लास को शॉक कर देता है और इजुकू अपने टीचर को कॉन्फिडेंटली बोलता है कि वो अभी भी खड़ा है, जबकि शोता उसके इस फीट से इंप्रेस हो जाता है। इस नए डेवलपमेंट से हैरान और गुस्से से भरा कात्सुकी घबराए हुए इजुकू की तरफ तेज कदम बढ़ाता है ताकि उसे उसके अचानक क्वार्क के बारे में सवाल कर सके, लेकिन शोता अपने कैप्चरिंग वेपन का यूज करके उसे रोक देता है ताकि कोई कंफ्लिक्ट शुरू ना हो। अपनी टूटी हुई उंगली की वजह से इजुकू बाकी के टेस्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता और आखिर में लास्ट प्लेस पर आ जाता है। लेकिन जब शोता रिजल्ट्स दिखाता है, वो रिवील करता है कि एक्सपेलिंग का पूरा सीन एक झूठ था, सिर्फ स्टूडेंट्स को अपना बेस्ट देने के लिए मोटिवेट करने का एक लॉजिकल ट्रिक। ये सुनकर इजुकू बिल्कुल शॉक हो जाता है। जब शोता क्लासरूम से जा रहा होता है, उसकी मुलाकात ऑल माइट से होती है। ऑल माइट उससे कहता है कि वो जानता है शोता असल में लास्ट प्लेस वाले को यूएस से निकालने का प्लान बना रहा था। ऑल माइट कंक्लूड करता है कि शोता को इजुकू में वही पोटेंशियल दिखता है जो ऑल माइट को खुद दिखता है। शोता बस कंधे उचकाकर कहता है कि इजुकू के एक ग्रेट हीरो बनने का चांस 0 से ज्यादा है, बस इतना ही। और वो ये भी क्लेम करता है कि अगर कभी भी उसका चांस उस लेवल से नीचे गिर गया तो वो बिना झिझक के इजुकू को एक्सपेल कर देगा। दिन के अंत में इजुकू के साथ ओचाकू और तेनिया जुड़ जाते हैं और नया ट्रायो एक साथ घर की तरफ चल पड़ते हैं। रास्ते में ओचाकू इजुकू से कहती है कि उसका इंसल्टिंग नेम डेकू जो कात्सुकी ने दिया था, जापानीज में तुम कर सकते हो जैसा लगता है। ये सुनकर इजुकू ने उस निक नेम को अपनाने का फैसला कर लिया, जो तेनिया के लिए एक छोटा सा सरप्राइज होता है। इजुकू समझाता है कि अब उसका अपने नाम को देखने का नजरिया बदल गया है। जैसे ही हीरोइक क्लास शुरू होती है, ऑल माइट सब स्टूडेंट्स को बोलता है कि अपने हीरो कॉस्ट्यूम पहनो और ग्राउंड बेटा की तरफ चलो। इजुकू याद करता है वो वक्त जब उसे अपना कॉस्ट्यूम ऑर्डर करना पड़ता था। पता चला कि इजुकू की माँ ने खुद अपने हाथों से उसका कॉस्ट्यूम बनाया था उसके नोट्स देखकर।
उसने गिल्ट फील किया कि पहले वो इजुकू पर भरोसा नहीं करती थी कि वो हीरो बन सकता है, और अब प्रॉमिस किया कि वो हमेशा उसका सपोर्ट करेगी। उसी कॉस्ट्यूम को गर्व से पहनते हुए इजुकू ट्रेनिंग फील्ड में कदम रखता है। इजुकू को ओचाको के साथ टीम में रखा जाता है, जिनका टास्क होता है कात्सुकी और तेनिया की टीम को एक फेक न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट करने से रोकना है। इजुकू को ओचाको के साथ टीम में रखा जाता है, जिनका टास्क होता है कात्सुकी और तेनिया की टीम को एक फेक न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट करने से रोकना। वो बिल्डिंग में सक्सेसफुली घुस जाते हैं और कॉर्नर्स पर देखते हैं कि कोई आ तो नहीं रहा। तभी कात्सुकी उन पर अचानक हमला करता है। इजुकू ओचाको को कात्सुकी के अटैक से बचा लेता है, लेकिन इस प्रोसेस में उसके मास्क का आधा हिस्सा जल जाता है। जब कात्सुकी दोबारा अटैक करने ही वाला होता है, इजुकू उसका अटैक एंटिसिपेट करके उसका राइट आर्म पकड़ लेता है और उसे जमीन पर पटक देता है, क्योंकि उसे पता था कि कात्सुकी अपना राइट आर्म ही यूज करेगा। इजुकू सरप्राइज हुए कात्सुकी को बताता है कि उसने उसके सारे मूव्स याद किए हुए हैं, क्योंकि वो नोटबुक जो पहले कात्सुकी ने उड़ा दी थी उसमें हीरोज के नोट्स थे जिन्हें उसने एनालाइज किया था, और उनमें कात्सुकी भी शामिल था। इजुकू अनाउंस करता है कि अब वो पहले वाला डेकू नहीं जो लूजर था, बल्कि वो डेकू है जो कभी गिव अप नहीं करता। ये बात कात्सुकी को और गुस्सा दिलाती है। इजुकू ओचाको को बोलता है कि वो आगे बढ़ जाए, जबकि वो कात्सुकी को रोके। कात्सुकी फिर से अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन इजुकू पहले से रेडी होता है। अटैक डॉज करके कैप्चर टेप से उसका लेग पकड़ लेता है, लेकिन कात्सुकी एक एक्सप्लोजन से फ्री हो जाता है। अपने डिसएडवांटेज को समझकर इजुकू रिट्रीट करता है ताकि एक प्लान बना सके, और ओचाको से कांटेक्ट करके उसकी लोकेशन जानता है स्ट्रेटजी के लिए। कात्सुकी इजुकू को ढूंढता है, गुस्से में बोलता है कि इजुकू ने जानबूझकर अपना कॉर्क उसे छुपाया था। आखिर में कात्सुकी उसे ढूंढ निकालता है और अपने ग्रेनेडर ब्रेसेस से एक पावरफुल एक्सप्लोजन मूव से इजुकू पर अटैक करता है। इजुकू बचाव लेते हुए बोलता है कि कात्सुकी पागल है ऐसा करने के लिए, लेकिन गुस्से से भरा कात्सुकी डिमांड करता है कि इजुकू अपना कॉर्क यूज करे। इजुकू और कात्सुकी अपने फाइट में जारी रहते हैं, जहां कात्सुकी उस पर हावी हो रहा होता है, लेकिन फिर भी इजुकू अपना ग्राउंड बनाए रखता है। इजुकू कंक्लूड करता है कि कात्सुकी उससे ज्यादा स्ट्रांग है। तब इजुकू डिसाइड करता है कि वो अपना कॉर्क यूज करेगा, और ओचाको को बोलता है कि वो किसी चीज को मजबूती से पकड़ ले। कात्सुकी को डायरेक्टली हिट करने के बजाय इजुकू अपना डिट्रॉइट स्मैश सीलिंग की तरफ मारता है, जिससे उनके ऊपर का हर फ्लोर टूट जाता है, जिसमें ओचाको और तेनिया का फ्लोर भी शामिल होता है। लेकिन इस मूव के बदले इजुकू को कात्सुकी के एक्सप्लोजन का पूरा इम्पैक्ट खुद सहना पड़ता है। चाहे इजुकू कात्सुकी को हरा नहीं पाया, लेकिन उसने तेनिया को इतना डिस्ट्रैक्ट कर दिया कि ओचाको फेक न्यूक्लियर बॉम्ब तक पहुंच गई, और इस तरह इजुकू और ओचाको दोनों जीत जाते हैं। इजुकू को उसके घावों का इलाज करने के लिए स्ट्रेचर पर ले जाया जाता है, जहां रिकवरी गर्ल उसका ट्रीटमेंट करती है। दिन का ज्यादा हिस्सा अपनी चोटों को हील करवाते हुए गुजारने के बाद इजुकू वापस अपनी क्लासरूम में लौट जाता है। जैसे ही वो अंदर आता है, कई क्लासमेट्स उसकी बैटल ट्रायल के दौरान की परफॉर्मेंस की तारीफ करते हैं। ओचाको उससे पूछती है कि क्या वो ठीक है, जिसके जवाब में इजुकू कहता है कि हाँ वो ठीक है। फिर इजुकू उससे पूछता है कि कात्सुकी कहाँ है। अपने कई क्लासमेट्स के रोकने के बावजूद इजुकू कात्सुकी को ढूंढने चला जाता है। स्कूल से निकलते हुए जब इजुकू उससे मिलता है तो कात्सुकी उस पर इल्जाम लगाता है कि वो उसका मजाक उड़ाने आया है, लेकिन इजुकू उसे अपना राज बताता है कि उसने अपना कॉर्क किसी और से पाया है, ताकि वो कात्सुकी को यकीन दिला सके कि उसने कभी उसे धोखा नहीं दिया। लेकिन कात्सुकी इस बात पर भरोसा नहीं करता और कसम खाता है कि वो इजुकू को हराएगा। इजुकू को एक मीडिया रिपोर्टर रोकती है, जो उसे ऑल माइट के बारे में सवाल पूछती है, लेकिन इजुकू एक बहाना बना के वहां से निकल जाता है। क्लास में शोता आइजावा उसके बैटल ट्रायल के परफॉर्मेंस पर टिप्पणी करता है और उसे ज़्यादा मेहनत करने की सलाह देता है। बाद में क्लास वोटिंग के बाद इजुकू क्लास प्रेसिडेंट चुन लिया जाता है, जो उसके लिए काफ़ी शॉकिंग होता है। लंच रूम में इजुकू अनश्योर होता है कि वो इस काम के लिए सही है या नहीं, लेकिन तेनिया उसे यकीन दिलाता है कि वो सही चॉइस है, क्योंकि उसने भी इजुकू को वोट दिया था। तब इजुकू को पता चलता है कि तेनिया एक प्रेस्टीजियस सुपर हीरो फैमिली से है और वो एग्नियम का भाई है। जब वो बात कर रहे होते हैं तो सायरन बजता है और सब लोग इवैक्यूएट करने लग जाते हैं। तेनिया जब केओटिक इवैक्यूएशन को रोक देता है, इजुकू वापस क्लास आता है और फैसला करता है कि वो क्लास प्रेसिडेंट का पद छोड़ दे और तेनिया को दे दे, क्योंकि वो उससे ज्यादा वर्दी है। ये फैसला सब लोगों को पसंद आता है। फ्लैशबैक में इजुकू ऑल माइट से बात करते हुए दिखाया जाता है, जहां वो बताता है कि उसने कात्सुकी को वन फॉर ऑल कोर का सीक्रेट बता दिया, लेकिन ऑल माइट इस बात पर गुस्सा नहीं होता, क्योंकि कात्सुकी ने उस बात को बकवास समझा और इग्नोर कर दिया। ऑल माइट इजुकू को कहता है कि वो इस सीक्रेट को अपने तक ही रखे और किसी और को ना बताए। प्रेजेंट में इजुकू अपने जिम क्लोथ्स पहनता है, क्योंकि उसका हीरो कॉस्ट्यूम कात्सुकी के साथ बैटल ट्रायल में फट गया था, रेस्क्यू ट्रायल के लिए प्रिपेयर होने के लिए।
यूएसजे जाते वक्त सुयू इजुकू के कॉर्क को ऑल माइट के कॉर्क से कंपेयर करती है, जो इजुकू को थोड़ा टेंशन दे देता है। लेकिन एइजिरो किरिशिमा सुयू की बात को डिसमिस कर देता है क्योंकि इजुकू का कॉर्क उसे खुद को चोट पहुंचाता है, जबकि ऑल माइट का कॉर्क ऐसा नहीं करता। इजुकू फिर देखता है कि क्लास 1A के बाकी स्टूडेंट्स कासुकी का मजाक उड़ा रहे हैं, जो उनके जूनियर हाई के टाइम से काफ़ी अलग है। थोड़ी देर बाद वो लोग यूएसजे पहुंच जाते हैं और 13 का स्पीच सुनते हैं। इजुकू 13 के लिए ताली बजाता है। अचानक असली विलन्स यूएसजे पर हमला कर देते हैं, जो इजुकू को हिलाकर रख देता है। शोता विलन्स को रोकने के लिए आगे बढ़ता है और इजुकू उसे वार्न करता है कि वो अकेला नहीं कर पाएगा, लेकिन वो हैरान रह जाता है जब अपने टीचर को विलन्स के सामने अच्छे से लड़ते देखता है। तेनिया उसका ध्यान खींचता है और कहता है कि वो अपनी क्लास के साथ इवैक्यूएट करे, लेकिन तभी कुरोगिरी उसे रैप करके अल्टीमेट स्पेस और जैम्स के फ्लड एरिया में भेज देता है। शिपरेक जोन में पहुंचते ही इजुकू पानी में गिर जाता है, जहां एक शार्क जैसा विलन उस पर हमला करके खाने की तैयारी कर रहा होता है। तभी सुयू आसुई उसे बचा लेती है और मिनोरू के साथ उसे एक बोट पर फेंक देती है। इजुकू उसका शुक्रिया अदा करता है। फिर वो सोचता है कि विलन्स का असली गोल क्या है। वो डिसाइड करता है कि अब उनका गोल लड़ना है। इजुकू कहता है कि सुयू उसके और मिनोरू मिनेता के साथ एक ऐसे एरिया फ्लड जोन में टेलीपोर्ट हुई है जो उसके फ्रॉग कोर की वजह से उसकी फुल स्ट्रेंथ को निकालता है। फिर वो ये डिसाइड करता है कि विलन्स को उनके कॉज के बारे में पता ही नहीं है। वो कहता है कि हाँ, विलन्स उनसे नंबर्स और एक्सपीरियंस में आगे हैं, लेकिन उनके पास एक फायदा है, सरप्राइज एलिमेंट, क्योंकि विलन्स उनके कॉर को नहीं जानते। इजुकू एक प्लान बनाता है विलन्स को हराने और एस्केप करने का। सुयू और मिनोरू को बताने के बाद इजुकू पानी पर डेलावेयर स्मैश यूज करता है, जबकि मिनोरू अपना स्टिकी सब्सटेंस फेंकता है। फैला हुआ पानी बीच में कवरेज होता है और मिनोरू के स्टिकी सब्सटेंस के साथ मिक्स होके विलन को खींच लेता है, जिससे पानी में सारे विलन्स चिपक जाते हैं। फिर इजुको, मिनोरू और सुयू वहां से निकल जाते हैं और सुयू कहती है कि वो काफी इंप्रेसिव था। उसके बाद इजुको बोलता रहता है कि ये सिचुएशन कितनी डेंजरस हो सकती है, लेकिन सुयू उसकी बात काट देती है। तब इजुको कहता है कि उनका प्रायोरिटी हेल्प बुलाना है और वो वाटर साइड से एग्जिट तक जा सकते हैं। लेकिन जैसे ही उसे याद आता है कि शोता सेंट्रल प्लाजा में एक बड़े ग्रुप ऑफ विलन से लड़ रहा है, वो डिसाइड करता है कि उन्हें सेंट्रल प्लाजा जाना चाहिए और शोता की मदद करनी चाहिए। सेंट्रल प्लाजा में पहुंचते ही इजुकू का दिल ठहर जाता है। वो देखता है कि शोता को एक मॉन्स्टर्स विलन ने हरा दिया है और उसका हाल बहुत बुरा है। इजुकू को तब शॉक लगता है जब तोमुरा शिगाराकी अनाउंस करता है कि वो लोग रिट्रीट कर रहे हैं और वो सोचता है कि फिर ये यहाँ आए ही क्यों थे। लेकिन उसका सोचना तुरंत रुक जाता है जब तोमुरा सुयू को डिसइंटीग्रेट करने की कोशिश करता है। शोता अपनी आखिरी ताकत से तोमुरा का कॉर्क नलीफाई करता है, अपनी स्टूडेंट की जान बचाते हुए। इजुकू इस ओपनिंग का फायदा उठाता है और सुयू को बचाने के लिए तोमुरा पर हमला करता है। वो स्मैश यूज करता है, लेकिन इस बार पहली बार उसे कोई रिकॉइल नहीं होता। लेकिन इजुकू का अटैक बीच में ही नोमू रोक देता है, जो बिल्कुल अफेक्टेड नहीं होता। तब इजुकू समझ जाता है कि नोमू एक्चुअली ऑल माइट के खिलाफ एक सीक्रेट वेपन है। नोमू इजुकू का हाथ पकड़ लेता है, लेकिन सुयू अपनी जुबान से उसे लपेट लेती है। अचानक ऑल माइट वहां आ जाता है, जो देख के इजुकू की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। फिर ऑल माइट इजुकू, मिनोरू, सुयू और शोता को रेस्क्यू करता है। वो स्टूडेंट्स को कहता है कि शोता को सेफ जगह ले जाओ जब तक वो खुद विलन्स को सामना करता है। लेकिन जब इजुकू देखता है कि ऑल माइट एक मुश्किल सिचुएशन में है, वो डिसाइड करता है कि उसकी मदद करेगा। तब कुरोगिरी उसे रैप करने की कोशिश करता है, पर कात्सुकी का अटैक उसे रोक देता है। इजुकू के साथ शोतो भी ज्वाइन करता है और दोनों मिलकर कुरोगिरी को रोक लेते हैं। तब नोमी विलन्स को बचाने के लिए उन पर अटैक करता है, लेकिन ऑल माइट कात्सुकी को बचा लेता है। चाहे इस प्रोसेस में कुरोगिरी फ्री हो जाता है। इजुकू फिर ऑल माइट और नोमू की बीच की लड़ाई देखता है और दिल ही दिल में उसकी चिंता करता है, क्योंकि सिर्फ उसे ही पता है कि ऑल माइट का टाइम लिमिट खत्म होने वाला है। नोमू के हारने के बाद तोमुरा और कुरोगिरी ऑल माइट को खत्म करने की कोशिश करते हैं। तब इजुकू बिना सोचे समझे ऑल माइट के सामने दौड़ के आ जाता है ताकि उसे बचा सके। इजुकू की इस मूव से हीरोज को यूएसजे तक पहुंचने का वक्त मिल जाता है, जिस वजह से तोमुरा और कुरोगिरी अपना अटैक रोक देते हैं। हीरोज और नंबर 13 के हमले की वजह से विलन्स को मजबूरन वापस जाना पड़ता है। इजुकू जमीन पर गिर के रोया करता है, अपने आप को बेकार समझ के, क्योंकि उसे लगता है कि वो कुछ नहीं कर पाया। लेकिन ऑल माइट उससे कहता है कि ऐसा नहीं है, अगर इजुकू उस वक्त बीच में ना आता तो ऑल माइट मर चुका होता। वो इजुकू का शुक्रिया अदा करता है, कहकर कि उसने उसकी जान बचाई। उसके बाद इजुकू को यूए के इन्फर्मरी में ले जाया जाता है ताकि उसकी चोटों का इलाज किया जा सके। वहां उसने डिटेक्टिव नाओमासा सुकाउची से मिलते हैं। पहले तो इजुकू घबरा जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि किसी ने ऑल माइट का असली रूप देख लिया। लेकिन ऑल माइट उसे तसल्ली देता है कि नाओमासा उसका पुराना दोस्त है और पहले से ही वन फॉर ऑल के बारे में जानता है।
उस रात थोड़ी देर बाद रिकवरी गर्ल का इलाज पूरा होने के बाद इजुकू को इन्फर्मरी से छोड़ दिया जाता है। बाहर स्कूल के गेट पर उसे ओचाको और तेनिया मिलते हैं जो उसका इंतजार कर रहे होते हैं। तीनों एक साथ घर की तरफ चल पड़ते हैं। अगले दिन इजुकू आइजावा का अनाउंसमेंट सुनता है जो यूए स्पोर्ट्स फेस्टिवल के बारे में होता है। चौथी पीरियड खत्म होने के बाद इजुकू और तनिया ओचाको की वजह सुनते हैं कि वो हीरोइन क्यों बनना चाहती है और उसका पास्ट क्या है। इस पर इजुकू मजाक में कहता है कि उसके कोर के साथ तो वो बिना पैसे लगाए बिल्डिंग बना सकती है। डिस्कशन के बाद ऑल माइट आता है और इजुकू से कहता है कि लंच उसके साथ करे। रेस्टिंग रूम में इजुकू ऑल माइट को बताता है कि वो अपनी कोर के साथ एडजस्ट कर रहा है जो ऑल माइट को खुशी देता है। ऑल माइट इजुकू से कहता है कि स्पोर्ट्स फेस्टिवल में दुनिया को दिखाए कि वो अगले जनरेशन का ऑल माइट बनेगा, लेकिन इजुकू थोड़ा अनश्योर होता है कि क्या वो इस काम के लायक है। ऑल माइट उसे तसल्ली देता है कि वो ज़बरदस्ती नहीं कर रहा, बस उसे याद दिलाता है कि बीच पार्क ट्रेनिंग के दौरान उसके क्या जज्बात थे। स्पोर्ट्स फेस्टिवल से पहले के 2 हफ्ते इजुकू खुद को ट्रेन करता है। स्पोर्ट्स फेस्टिवल के दिन जब क्लास 1A तैयारी कर रही होती है, शोतो तोदोरोकी इजुकू के पास आता है और कहता है कि वो उससे ज़्यादा स्ट्रांग है और उसे हरा देगा। इजुकू मान लेता है कि शोतो वाकई ज़्यादा स्ट्रांग है, लेकिन क्योंकि सब अपना बेस्ट दे रहे हैं वो भी अपना सब कुछ देगा। फिर वो अपना सर उठाकर स्पोर्ट्स फेस्टिवल की तरफ बढ़ता है। दिल में सोचता है कि ऑल माइट अब रिटायर हो सकता है। ऑब्स्टैकल रेस शुरू होते ही इजुकू नैरो गेट से निकलने में कामयाब हो जाता है, शोतो की आइस को बचाते हुए। आगे रोबोट्स देखकर वो डिसाइड करता है कि अब दिमाग का इस्तेमाल करने का टाइम है, जैसे कि यूए एंट्रेंस एग्जाम में डर के मारे नहीं कर पाया था। इजुकू एक मेटल प्लेट उठाता है और रोबोट के मोमेंटम का यूज करके उसका सर अलग कर देता है। फॉल क्रॉस करने के बाद वो देखता है कि वो काफी पीछे है। तब वो मेटल प्लेट पर चढ़ता है और लैंड माइंस जो उसने कलेक्ट की थी उसका ब्लास्ट उसे लीड पोजीशन की तरफ धकेल देता है। लीड पोजीशन में होते हुए इजुकू देखता है कि कात्सुकी और शोतो उसके बिल्कुल पीछे हैं। उन दोनों को बैलेंस के लिए यूज करके इजुकू मेटल प्लेट को और लैंड माइंस पर स्लैम करता है। इससे वो दोबारा हवा में लॉन्च हो जाता है और उनके चेहरों पर धूल उड़ जाता है जो उन्हें कुछ पल के लिए स्टन कर देती है। इस मौके का फायदा उठाकर इजुकू आगे बढ़ता है और सबसे पहले फिनिश लाइन क्रॉस कर लेता है। इस जीत से वो स्पोर्ट्स फेस्टिवल के दूसरे इवेंट कैवेलरी बैटल में एडवांस कर जाता है, लेकिन फिर उसे पता चलता है कि क्योंकि उसने रेस कोर्स में फर्स्ट प्लेस लिया था उसकी वैल्यू 10 मिलियन पॉइंट्स हो गई है, जो उसके लिए एक बुरा सपना बन जाता है क्योंकि अब वो सबका प्राइम टारगेट बन चुका है। अपनी हाई वैल्यू की वजह से इजुकू को टीम मेट्स ढूंढने में काफ़ी मुश्किल होती है। तब ओचाको उसके साथ टीम बनाने का डिसाइड करती है जो इजुकू को काफ़ी खुशी देता है। इजुकू फिर तनिया को ज्वाइन करने के लिए कहता है क्योंकि ओचाकू के कोर के साथ उसकी सिनर्जी बहुत अच्छी है, लेकिन तनिया पोलाइटली मना कर देता है जो इजुकू के लिए थोड़ा डिसअपॉइंटिंग होता है। मेई हात्सुमे इजुकू के टीम में आने का डिसाइड करती है क्योंकि उसके रैंक की वजह से उसको ज्यादा रिकॉग्निशन मिलेगी। इजुकू अपना फाइनल टीम मेंबर फुमिकागे तोकोयामी को चूज करता है। इवेंट शुरू होता है और इजुकू की टीम पर टीम तेत्सु और टीम हागाकुरे अटैक करते हैं, लेकिन मेई के गैजेट्स और फुमिकागे के डार्क शैडो की मदद से वो उनके अटैक को फेल कर देते हैं। टीम हवा में उड़ती है, लेकिन अचानक कात्सुकी उन पर हमला कर देता है। फुमिकागे अपना डार्क शैडो यूज करके कात्सुकी के अटैक को ब्लॉक कर देता है और टीम वापस ग्राउंड पर लैंड कर जाती है। इजुकू कहता है कि अब शायद उनके लिए आगे काफी इजी होगा, लेकिन अपने शब्दों को तुरंत वापस ले लेता है जब शोतो और उसकी टीम उनके सामने आ जाती है। डेंकी कामिनारी एक मैसिव इलेक्ट्रिसिटी का डिस्चार्ज करता है, लेकिन फुमिकागे का डार्क शैडो उनकी टीम को पूरी तरह प्रोटेक्ट कर लेता है। इजुकू और शोतो की टीम के बीच इंटेंस बैटल होती है जिसमें दोनों टीम्स बराबर की टक्कर देती है। अचानक एक सरप्राइज मूव में तेनिया अपना रेसिप्रो बर्स्ट यूज करता है जिससे शोतो तुरंत इजुकू का 10 मिलियन पॉइंट्स का हेडबैंड ले लेता है। ये देखकर इजुकू शॉक हो जाता है। इजुकू थोड़ा डिस्ट्रेस में चला जाता है, लेकिन ओचाको के एनकरेजमेंट से उसे याद आता है कि उसके टीममेट्स का फ्यूचर उसके हाथों में है। ये सोचकर वो डिसाइड करता है कि शोतो पर वन फॉर ऑल का इस्तेमाल करे एक यूनिटी के सिंबल के तौर पर। इजुकू वन फॉर ऑल से एक पावरफुल विंड प्रेशर ब्लास्ट करता है जो शोतो को डिस्ट्रैक्ट कर देता है और उस मोमेंट का फायदा उठाकर इजुकू एक हेडबैंड ले लेता है, लेकिन जब वो देखता है
तो पता चलता है कि उसने गलत हेडबैंड ले लिया। टाइम के लास्ट 10 सेकंड में इजुकू की टीम शोतो की टीम से डेस्परेट फाइट करती है, लेकिन बजर बच जाता है। इवेंट के एंड पर इजुकू डिप्रेस्ड हो जाता है। तब फूमिका आगे रिवील करता है कि उनकी स्कफल के दौरान उसने 615 पॉइंट का हेडबैंड ले लिया था, जो उनकी टीम को अगले राउंड में ले जाता है। ये सुनकर इजुकू खुशी के आंसू रो देता है। लंच ब्रेक के बाद एक हॉलवे में इजुकू और शोतो अकेले बात करते हुए दिखते हैं, जहां इजुकू पूछता है कि शोतो उससे क्या बात करना चाहता था। शोतो इजुकू से सीधा पूछता है कि क्या वो ऑल माइट का नाजायज बेटा है, लेकिन इजुकू तुरंत क्लियर कर देता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। तब शोतो अपनी कहानी शेयर करता है कि वो एक क्वार्क मैरिज का रिजल्ट है, जहां उसके फादर एंडेवर ने उसे इसलिए पैदा किया ताकि वो एक ऐसा हीरो बन सके जो ऑल माइट को सरपास कर दे। शोतो बताता है कि पास में उसकी माँ ने उसके लेफ्ट साइड से नफरत करते हुए उस पर गर्म पानी डाल दिया था, क्योंकि वो उसके फादर का हिस्सा रिप्रेजेंट करता था, और इस वजह से शोतो डिसाइड करता है कि वो अपने फायर पावर का यूज किए बिना ही इजुकू को हराएगा, एक तरह से अपने फादर को डिसोन करने के लिए। शोतो की स्टोरी सुनकर इजुकू शॉक्ड हो जाता है और कुछ पल के लिए बिल्कुल स्पीचलेस हो जाता है। अपने दिल में वो समझ जाता है कि शोतो का गोल उसके अपने गोल से काफ़ी ज़्यादा भारी है, लेकिन फिर भी इजुकू कहता है कि वो उन लोगों को डिसअपॉइंट नहीं कर सकता जो अब तक उसके साथ खड़े रहे हैं, और वहीं पे वो डिक्लेयर करता है कि वो शोतो को हराएगा। फाइनल इवेंट एक टूर्नामेंट है और पहले राउंड में इजुकू का अपोनेंट होता है हितोशी शिंजो। जैसे ही हितोशी उसके पास आता है, माशिराओ ओजीरो इजुकू को वार्न करता है कि वो उसकी प्रोवोकेशंस का जवाब ना दे, क्योंकि वही उसका ट्रैप है। रिक्रिएशनल इवेंट्स के दौरान माशिरो इजुकू को डिटेल में समझाते कि हितोशी का कोर कैसे काम करता है ताकि वो उसके कंट्रोल में ना आ जाए। मैच शुरू होने से पहले ऑल माइट इजुकू से मिलने आता है और उसे एक सिंपल पर पावरफुल एडवाइस देता है, एंजाइटी और फियर के सामने हमेशा मुस्कुराओ। ये वर्ड्स इजुकू को बूस्ट कर देते हैं और वो फुल कॉन्फिडेंस के साथ अरीना में स्टेप करता है, सीधा हितोशी शिंजो का सामना करने के लिए। फाइट शुरू होते ही हितोशी माशिरो को इडियट कहता है, क्योंकि उसने टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने का मौका छोड़ दिया था। ये सुनकर इजुकू गुस्से में आता है और चिल्लाते हुए हितोशी की तरफ चार्ज करता है कि वो माशिराओ को इंसल्ट नहीं करने देगा, लेकिन अचानक वो बीच में ही रुक जाता है। इजुकू समझ नहीं पाता कि क्या हुआ, लेकिन उसका पूरा शरीर बिल्कुल रुक गया होता है। तब हितोशी अपना ब्रेन वॉशिंग कॉर्क रिवील करता है और कहता है कि इजुकू कितना लकी है जो एक हीरोइक कॉर्क के साथ पैदा हुआ। फिर वो इजुकू को ऑर्डर देता है कि वो घूमकर रिंग के बाहर चला जाए, और इजुकू ब्रेन वॉशिंग के इफेक्ट में धीरे धीरे एज की तरफ चलने लगता है। अंदर से अनकॉन्शियस होते हुए भी इजुकू फील करता है जैसे उसका दिमाग धुंध से भरा हुआ हो और उसका शरीर अपने आप चल रहा हो। जैसे ही वो बाउंड्री पर पहुंचने वाला होता है, उसे एक विजन दिखता है 8 शैडोई फिगर्स का। इस मोमेंट में वो वन फॉर ऑल का यूज करके अपने आप पर अटैक करता है और इस शॉक से ब्रेन वॉशिंग का कंट्रोल तोड़ देता है। इजुकू गेस करता है कि जिन लोगों को उसने देखा वो शायद वन फॉर ऑल के पहले यूजर्स थे। अब वो हितोशी के टॉन्ट्स को इग्नोर करता है और सीधा अटैक पर फोकस करता है। एक शॉर्ट स्ट्रगल के बाद इजुकू हितोशी को अपने कंधे के ऊपर से थ्रो करता है, उसे रिंग आउट कर देता है और सेकंड राउंड में क्वालिफाई कर लेता है। तुरंत बाद इजुकू हितोशी से उसका गोल पूछता है। हितोशी बताता है कि वो हीरोइक्स डिपार्टमेंट में एंटर करके हीरो बनना चाहता है ताकि अपने कोर के अगेंस्ट जो डिस्क्रिमिनेशन होती है उसे खत्म कर सके। जाने से पहले हितोशी इजुकू को वार्न करता है कि उसे हमेशा सतर्क रहना चाहिए। उसके बाद इजुकू रिकवरी गर्ल के इन्फर्मरी में जाता है ताकि अपनी चोट का इलाज करवा सके। जब वुंड्स ट्रीट हो जाते हैं, इजुकू ऑल माइट को उन शैडोई फिगर्स के बारे में बताता है जो उसने देखे थे। ऑल माइट गेस करता है कि वो फिगर्स शायद वन फॉर ऑल के पहले यूजर्स के इम्प्रिंट्स थे। ऑल माइट इजुकू को एडवाइस देता है कि अगला मैच देखने जाए। इजुकू तेनिया और ओचाको के पास बैठता है जिन्होंने उसके लिए सीट सेव की होती है। जब शोतो हांता को फ्रीज करके एक ह्यूज आइस ग्लेशियर बना देता है, इजुकू शॉक और हॉरर में देख रहा होता है। मैच जीतने के बाद जब शोतो अपनी फायर पावर से हांता को अनफ्रीज करता है, इजुकू फील करता है कि उसने जो देखा उसमें एक बहुत गहरी उदासी थी। इजुकू बाकी मैचेस देखते हुए अपने अपोनेंट्स के बारे में नोट्स लिखता है, जैसे कि उनके अगेंस्ट काउंटर स्ट्रेटजीज। ओचाको ये देखकर उससे काफी इंप्रेस होती है। बाद में इजुकू वेटिंग रूम में ओचाको से मिलता है और उसे कासुकी के खिलाफ एक स्ट्रैटेजी ऑफर करता है, लेकिन ओचाको पोलाइटली उसकी ऑफर मना कर देती है, उसे थैंक यू करते हुए कि स्ट्रैटेजी देने का सोचा, और कह देती है कि वो ठीक रहेगी और दोनों फाइनल मैच में मिलेंगे।
इजुकू तेनिया के साथ स्टेडियम में अपनी सीट पर बैठकर मैच देखने लगता है। तेनिया इजुकू से पूछता है कि उसका कात्सुकी के लिए काउंटर स्ट्रेटजी क्या थी, जिसमें इजुकू जवाब देता है कि स्ट्रेटजी ये थी कि तेजी से अटैक करके एडवांटेज ले लिया जाए। मैच देखते हुए इजुकू वरीड हो जाता है। जब ओचाको गिर जाती है और मैच हार जाती है, इजुकू काफी उदास हो जाता है। इजुकू अपने सीट छोड़कर बाहर चला जाता है। रास्ते में उसकी मुलाकात कात्सुकी से होती है, जहां वो उसे मैच जीतने पर कांग्रेस देता है। कात्सुकी उस पर इल्जाम लगाता है कि उसने ओचाको को स्ट्रैटेजीज दी थी, लेकिन इजुकू इस बात को मना कर देता है और कॉन्फिडेंटली कहता है कि ओचाको ने अपनी मर्जी से स्ट्रैटेजीज यूज की थी, जो बात कात्सुकी को और गुस्सा दिलाती है। इजुकू ओचाको से मिलने जाता है, देखने के लिए कि क्या वो ठीक है या नहीं। ओचाको अकेले रहना चाहती है, तो इजुकू रूम छोड़ देता है और अपने अगले मैच की तरफ चल पड़ता है। अचानक उसकी टकरार एंडेवर से हो जाती है। एंडेवर इजुकू से कहता है कि शोतो को एक अच्छा मैचअप दे। जाने से पहले इजुकू जवाब देता है कि वो ऑल माइट नहीं है और शोतो भी एंडेवर नहीं है। मैच शुरू होता है और इजुकू चार्ज करने की तैयारी करता है। वो मुश्किल से शोतो के आइस अटैक्स को 1 फॉर ऑल की विंड प्रेशर से रोक पाता है, लेकिन इस प्रोसेस में अपने राइट हैंड की 2 उंगलियां तोड़ देता है। फिर भी शोतो कई बार इजुकू के पास पहुंच जाता है। इजुकू की चोटों को देखकर शोतो मैच खत्म करने का फैसला करता है और एक बड़ी आइस वेव भेजता है, लेकिन इजुकू अपने टूटे हुए राइट हैंड से शोतो के आइस के खिलाफ एक जोर का विंड प्रेशर ब्लास्ट भेजता है, जो आइस तोड़ देता है। इजुकू शोतो की लिमिट को जानता है और उसे डांट कर कहता है कि वो सिर्फ अपनी पावर का आधा हिस्सा यूज करके जीतने की कोशिश कर रहा है, जबकि बाकी सब अपना सब कुछ दे रहे हैं। इजुकू अपने टूटे हुए राइट हैंड को बांधकर शोतो को चैलेंज देता है कि वो उसका सामना मर्द से मर्द की तरह करे। गुस्से से भरा शोतो सीधा इजुकू की तरफ दौड़ता है ताकि उसका सामना सीधा करे, लेकिन फ्रॉस्ट बाइट के असर से उसकी स्पीड और ताकत कम हो जाती है। ये मौका देखकर इजुकू एक 1 फॉर ऑल से भरी जोर का पंच मारता है, जो शोतो को नीचे जमीन पर गिरा देता है और उसे थोड़ा चोट लगती है, लेकिन पंच लगते वक्त इजुकू भी शोतो के आइस अटैक से लग जाता है। शोतो फिर खुद को संभालता है और एक बड़ी आइस वेव भेजता है, लेकिन इस बार इजुकू 1 फॉर ऑल की विंड प्रेशर से उसे आसानी से तोड़ देता है। अब लड़ाई इजुकू के लिए थोड़ी आसान हो जाती है, क्योंकि फ्रॉस्ट बाइट ने शोतो को काफी कमजोर कर दिया है। शोतो हैरान होता है कि इजुकू इतना क्यों लड़ रहा है, जिसके जवाब में इजुकू कहता है कि वो उन सब का शुक्रिया अदा करना चाहता है जिन्होंने उसकी मदद की, और वो ऑल माइट की तरह एक सुपर कूल हीरो बनना चाहता है। इजुकू फिर से शोतो को डांट कर कहता है कि वो सिर्फ अपनी ताकत का आधा हिस्सा यूज कर रहा है और उसके पास अपने बाप से अलग होने का लक्ष्य का मजाक उड़ाता है। इजुकू एक और जोर का पंच मारता है। शोतो वापस उठता है, तब इजुकू उससे कहता है कि जो आग की ताकत उसके पास है वो उसकी अपनी है, उसके बाप की नहीं। इजुकू के शब्दों से प्रभावित होकर शोतो अपने फायर पावर एक्टिवेट करता है और इजुकू से कहता है कि वो भी एक हीरो बनेगा। यह सुनकर इजुकू मुस्कुराता है, खुश कि उसका अपोनेंट अब उसकी तरह अपना सब कुछ दे रहा है। इजुकू और शोतो अपनी आखिरी टकरार के लिए पावर अप करते हैं और टीचर्स तैयार हो जाते हैं उन्हें रोकने के लिए, क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद ये दोनों एक दूसरे को मार भी सकते हैं और इजुकू का शरीर इतना झेल नहीं पाएगा। फिर भी उनके अटैक्स टकराते हैं। इजुकू का विंड प्रेशर और शोतो का हीट ब्लास्ट एक जोरदार शॉक वेव बनाता है। धुआं साफ होने के बाद शोतो अभी भी रिंग के अंदर होता है, लेकिन इजुकू रिंग से बाहर गिर चुका होता है। गहरी चोटों की वजह से इजुकू जमीन पर गिर जाता है। इस तरह इजुकू टूर्नामेंट इवेंट से एलिमिनेट हो जाता है। रिकवरी गर्ल के रूम के अंदर इजुकू ऑल माइट से माफी मांगता है, कहता है कि उसका सिर्फ एक ही मकसद था, शोतो को उसकी परेशानी से निकालना। ऑल माइट उससे कहता है कि ये मैच बस एक बदकिस्मत अंजाम था, लेकिन वो इजुकू को शाबाशी देता है कि उसने शोतो की प्रॉब्लम में मदद की। ऑल माइट कहता है कि किसी के पर्सनल प्रॉब्लम्स में हाथ बढ़ाकर उनकी मदद करना एक हीरो की सबसे बड़ी क्वालिटी में से एक है और वो खुश है कि इजुकू में ये गुण है। तभी ओचाको, तेनिया, त्सुयू और मिनोरू इजुकू का हाल पूछने आते हैं, लेकिन रिकवरी गर्ल उन्हें बाहर भेज देती है क्योंकि उसे इजुकू पर सर्जरी करनी होती है। ये सुनकर सब डर जाते हैं। रिकवरी गर्ल बताती है कि इजुकू के राइट आर्म की हड्डियां टूट चुकी है और जबकि वो इसे ठीक कर सकती है, लेकिन इसे पूरी तरह वापस नॉर्मल नहीं बना पाएगी। उसे बोन फ्रैगमेंट निकालने पड़ेंगे ताकि वो इजुकू के जॉइंट्स तक ना अटक जाए। इजुकू रिकवरी गर्ल से सर्जरी करवाता है, जो उसके जख्मों को इतना ठीक कर देती है कि वो चल सके, लेकिन उसका राइट हैंड सर्जरी के बाद हमेशा के लिए स्कार्ड रह जाता है। सर्जरी के बाद रिकवरी गर्ल इजुकू को वार्निंग देती है कि वो दोबारा 1 फॉर ऑल से जुड़ी चोटों को ठीक नहीं करेगी और इजुकू और ऑल माइट से कहती है कि लड़के को अपना कोर्क मास्टर करने का कोई तरीका ढूंढना होगा जिसमें वो खुद को चोट ना पहुंचाए।
इजुकू ऑल माइट के साथ रिकवरी गर्ल का रूम छोड़ता है और दोनों कॉरिडोर में चलते हैं। इजुकू ऑल माइट से एडमिट करता है कि वन फॉर ऑल का असली हकदार कोई और है, वो नहीं। लेकिन ऑल माइट बताता है कि वो खुद भी पहले कॉर्कलेस था, जो सुनकर इजुकू हैरान हो जाता है। ऑल माइट उसका हौसला बढ़ाता है, कहता है कि सिर्फ तुम ही हो जो वन फॉर ऑल के साथ असली रोशनी छोड़ोगे। इजुकू स्टेडियम में जाता है जहां कासुकी और एजीरो का फाइट चल रहा होता है। वहां वो तनिया से बात करता है, जो इजुकू को अपनी इबारा के साथ फाइट और जीत के बारे में बताता है। कासुकी के एजीरो को हराने के बाद तनिया अपने अगले फाइट के लिए निकल जाता है और इजुकू फाइट देखकर उदास हो जाता है कि तनिया हार गया। इजुकू, ओचाको और तनिया मिलकर फुमिकागे और कासुकी का मैच देखते हैं। इजुकू नोटिस करता है कि अगर कासुकी को फुमिकागे की वीकनेस का पता ना चलता तो फुमिकागे के जीतने के चांसेस ज्यादा ना होते। फुमिकागे और कासुकी का मैच खत्म होने के बाद इजुकू सोचता है कि कासुकी और शोतो का फाइनल मैच कैसा निकलेगा। इजुकू और ओचाको तनिया की बात से एग्री करते हैं कि फाइनल मैच को ध्यान से देखना चाहिए ताकि बाद में बदला लिया जा सके। इजुकू कासुकी और शोतो का फाइनल मैच देखता है। मैच के दौरान इजुकू शोतो को चिल्लाता है कि लड़ते रहो। इजुकू यूए स्पोर्ट्स फेस्टिवल का क्लोजिंग सेरेमनी देखता है। तनिया उसे अपने भाई के साथ हुए हादसे के बारे में बताता है और कहता है कि उसे स्पोर्ट्स फेस्टिवल छोड़कर जाना पड़ा। इजुकू दिल से चाहता है कि तनिया सुरक्षित रहे। स्पोर्ट्स फेस्टिवल खत्म होने के बाद अगले दिन सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम पर घर पर इजुकू अपनी माँ से बात करता है। इजुकू कहता है कि उन्होंने लगभग उससे भी ज्यादा मुश्किल वक्त गुजारा है। इजुकू की माँ उसके कोर्क से खुश है, लेकिन उसके खतरनाक रिकॉइल को देखकर थोड़ी बेचैन है। फिर भी वो हमेशा इजुकू को सपोर्ट करती रहेगी। इजुकू फैसला करता है कि उसे वन फॉर ऑल को सही तरीके से कंट्रोल करना सीखना होगा। इजुकू की माँ पूछती है कि क्या वो यूए स्पोर्ट्स फेस्टिवल की रिकॉर्डिंग देखना चाहेगा, जिसके जवाब में इजुकू कहता है कि वो बाद में देखेगा। स्पोर्ट्स फेस्टिवल के 2 दिन बाद इजुकू यूए जाने के लिए ट्रेन में होता है। ट्रेन में कुछ पैसेंजर्स उसे पहचान लेते हैं और स्पोर्ट्स फेस्टिवल में उसकी परफॉर्मेंस की तारीफ करते हैं। यूए पहुंचते ही तनिया दौड़ते हुए इजुकू के पास से गुजरता है और कहता है कि हमें स्कूल के लिए कम से कम 10 मिनट पहले आना चाहिए। अंदर जाने के बाद इजुकू तेनिया को देखता है और उसे याद आता है कि हाल ही में उसका बड़ा भाई तेंसे एक विलन स्टेन के हाथों बुरी तरह जख्मी हो गया था। इजुकू बात करने की कोशिश करता है, लेकिन तेनिया कहता है कि उसे अपने भाई की चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो ठीक हो जाएगा। वो इजुकू से भी कहता है कि ज्यादा चिंता देने के लिए माफी चाहता हूँ। क्लास में हीरो इन्फॉर्मेटिक पीरियड के दौरान क्लास 1A को अपने हीरो नेम्स डिसाइड करने होते हैं। इजुकू सोचता है कि ऑल माइट के जैसे कोई नाम रखे, लेकिन फिर कुछ अलग और ओरिजिनल डिसाइड करने का फैसला करता है। जब इजुकू की बारी आती है, वो सबसे आखिरी स्टूडेंट होता है अपना नाम बताने के लिए। क्लास उससे पूछती है क्या वो इस नेम के लिए श्योर है। इजुकू कहता है कि उसे पहले ये नाम पसंद नहीं था, लेकिन एक इंसान ने इसका मतलब बदल दिया, जिसकी वजह से वो इससे खुश है। इजुकू अपना हीरो नेम रिवील करता है, डेकू। हीरो नेम्स फाइनलाइज होने के बाद इजुकू को 40 वर्क प्लेस की लिस्ट दी जाती है, जिसमें से उसे ट्रेनिंग के लिए एक चुनना होता है। क्लास पीरियड के बाद ऑल माइट इजुकू से मिलता है और उसे बताता है कि एक इंसान जिसका नाम ग्रैंड टोरिनो है, जो ऑल माइट के प्रीडिसेसर का दोस्त है, उसने उसे नॉमिनेट किया है। ऑल माइट इजुकू को एडवाइस देता है कि वो अपने वर्क प्लेस ट्रेनिंग ग्रैंड टोरिनो के साथ करे, क्योंकि वो उसे वन फॉर ऑल का यूसेज पर अच्छा गाइडेंस दे सकेगा। ये सुनकर इजुकू डिसाइड करता है कि वो अपनी ट्रेनिंग ग्रैंड टोरिनो के साथ करेगा। ट्रेनिंग स्टेशन पर इजुकू तेनिया से कहता है कि अगर उसे कोई प्रॉब्लम हो तो वो उसे या ओचाको से बात कर सकता है। तेनिया जवाब देता है कि वो करेगा। इजुकू ग्रैंड टोरिनो के एड्रेस पर पहुंचता है और उसका अपार्टमेंट एंटर करता है। वहां जाके वो घबरा जाता है जब उसे लगता है कि ग्रैंड टोरिनो मर चुका है, लेकिन अचानक हीरो उठ जाता है और कहता है कि वो मरा नहीं है, जिससे इजुकू शॉक हो जाता है। इजुकू को लगता है कि ग्रैंड टोरिनो एक बेवकूफ और थोड़ा बुद्धू सा बुढ़ा आदमी है और वो निराश होकर वहां से जाने की सोचता है। लेकिन अचानक ग्रैंड टोरिनो डोर की तरफ छलांग लगाता है और रिवील करता है कि वो सिर्फ एक्टिंग कर रहा था। वो इजुकू से कहता है कि उसे उसका कोर का यूज देखकर बर्दाश्त नहीं होता और अगर इजुकू वन फॉर ऑल के बारे में ज्यादा सीखना चाहता है तो उसे यहीं रुकना होगा और अपना हीरो कॉस्ट्यूम पहनना होगा। इजुकू जब ग्रैंड टोरिनो का असली रूप देखता है तो वो उसकी पर्सनालिटी को ऑल माइट से कंपेयर करता है और समझ जाता है कि ये सच में ऑल माइट के टीचर हैं। वो ग्रैंड टोरिनो का ट्रेनिंग ऑफर एक्सेप्ट करता है। इजुकू अपना हीरो कॉस्ट्यूम पहनता है, जो अब सिर्फ रिपेयर नहीं बल्कि रीडिजाइन भी हो चुका है। फिर वो ग्रैंड टोरिनो के साथ एक मॉक बैटल करता है, लेकिन
इजुको उसकी स्पीड के सामने बिल्कुल टिक नहीं पाता। बैटल खत्म होने के बाद ग्रैन तोरिनो इजुको को एक हिंट देता है उसके वन फॉर ऑल का यूज करने का प्रॉब्लम के बारे में कि इजुको इसे कुछ स्पेशल समझकर ट्रीट करता है। इस हिंट पर इजुको सोचने लगता है कि उसे रियलाइजेशन होती है कि क्वार्क्स असल में सिर्फ बॉडी फंक्शंस ही होते हैं और वन फॉर ऑल भी इससे अलग नहीं है। वो अपनी इस सर्च को तुरंत नोटबुक में लिख लेता है। अपनी ट्रेनिंग के पहले दिन की रात इजुको ग्रैन तोरिनो के अपार्टमेंट से बाहर निकलकर एक एलीवे में जाता है ताकि वन फॉर ऑल को एक सिंपल बॉडी फंक्शन समझकर टेस्ट कर सके। वो सुबह तक प्रैक्टिस करता रहता है। ब्रेकफास्ट के वक्त इजुको सोचता है कि फिर भी वो वन फॉर ऑल का पूरा कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा। जब एक नया माइक्रोवेव आता है और वो तायाकी सही से गर्म करने में फेल हो जाता है, तब उसे अपनी अगली प्रॉब्लम का पता चलता है कि वो अब तक वन फॉर ऑल को सिर्फ अपने शरीर के एक हिस्से में यूज कर रहा था, ना कि उसे पूरे शरीर में फ्लो करने दे रहा था। इजुको फिर वन फॉर ऑल को अपने दोनों पैरों में एक्टिवेट करता है और ग्रैन तोरिनो से अपना टेस्ट लेने के लिए कहता है। इस बार जब इजुको वन फॉर ऑल को अपने पूरे बॉडी में चलाता है तो वो ग्रैन तोरिनो की स्पीड के साथ चल पाता है, लेकिन ग्रैन तोरिनो सीरियस हो जाता है और इजुको को स्ट्राइक करता है। बैटल के बाद ग्रैन तोरिनो अपने मन में नोट करता है कि इजुको ने इतने छोटे समय में कितना बड़ा बदलाव कर लिया है और उसे कॉम्प्लीमेंट देता है कि उसने उसे ग्रेस किया। उसके चेहरे पर एक छोटा कट होता है जबकि वो अपनी फुल पावर यूज कर रहा था। ग्रैन तोरिनो इजुको से कहता है कि उसे पूरे बॉडी में वन फॉर ऑल का इस्तेमाल करने की आदत डालनी होगी और बताता है कि ब्रेकफास्ट के बाद वो ट्रेनिंग कंटिन्यू करेंगे। ब्रेकफास्ट के बाद इजुको अपनी ट्रेनिंग ग्रैन तोरिनो के साथ जारी रखता है। इजुको 2 दिन तक ग्रैन तोरिनो के साथ वन फॉर ऑल का कंट्रोल सीखने की ट्रेनिंग करता है। तीसरे दिन शाम 5 बजे इजुको जमीन पर चोट खा के गिरा होता है ट्रेनिंग के वजह से। ग्रैन तोरिनो डिसाइड करता है कि अब वन फॉर ऑल की ट्रेनिंग खत्म करनी चाहिए। वो नहीं चाहता कि इजुको सिर्फ उससे लड़ते लड़ते स्टैग्नेंट हो जाए। इजुको मना करता है लेकिन ग्रैन तोरिनो उसकी बात नहीं मानता। ग्रैन तोरिनो अनाउंस करता है कि अब फेज 2 शुरू होगा, वर्क प्लेस एक्सपीरियंस। इजुको अपने आप को क्लीन करता है और अपना हीरो कॉस्ट्यूम पहनता है। दोनों अपार्टमेंट से निकलते हैं और ट्रेन पकड़ते हैं शिनजुकू के लिए। ट्रेन होजू सिटी से गुजरती है। ट्रेन में ग्रैन तोरिनो इजुको को बताता है कि रात के टाइम विलन्स एक्टिव होते हैं तो उन्हें उनसे लड़ना पड़ेगा। तभी अचानक ट्रेन इमरजेंसी स्टॉप करती है और एक प्रो हीरो ट्रेन के अंदर क्रैश करता है। इजुको और ग्रैन तोरिनो दोनों शॉक में होते हैं। उसके तुरंत बाद एक नोमू जैसा क्रिएचर दिखाई देता है। इजुको कुछ करने की कोशिश करता है लेकिन ग्रैन तोरिनो उसे रुकने को कहता है। ग्रैन तोरिनो अपने सीट से जंप करता है और नोमू जैसे क्रिएचर से टकरा जाता है। दोनों ट्रेन से बाहर जाके हवा में होजू के ऊपर तक पहुंच जाते हैं। इजुको ग्रैन तोरिनो को चेक करने जाता है लेकिन देखता है कि होजू का एक हिस्सा आग में जल रहा है। इजुको सोचता है कि क्या हो रहा है और तेनिया की सेफ्टी को लेकर चिंता करने लगता है। इजुको ट्रेन से उतरता है और होजू की तरफ दौड़ने लगता है। होजू में वो देखता है कि प्रो हीरोज 2 नोमू जैसे क्रिएचर से लड़ रहे हैं। इजुको हैरान होता है कि तेनिया वहां नहीं है और सोचने लगता है। जल्द ही इजुको समझ जाता है कि तेनिया होजू इसीलिए आया है क्योंकि वो हीरो किलर स्टेन को ढूंढने और उसे खत्म करने आया है। इजुको बैटलफील्ड छोड़ देता है और तेनिया को ढूंढने निकल जाता है। एक एली में इजुको फाइनली तेनिया को ढूंढ लेता है। तेनिया जमीन पर इंजर्ड पड़ा होता है और स्टेन उसे मारने ही वाला होता है। इजुको अपने पूरे बॉडी में वन फॉर ऑल एक्टिवेट करता है, हाई स्पीड में डैश करता है और स्टेन के चेहरे पर एक पावरफुल पंच मार देता है। हीरो किलर को तेनिया को खत्म करने से रोक देता है। इजुको अपना अराइवल अनाउंस करता है और डिक्लेयर करता है कि वो तेनिया को बचाने आया है। इजुको तेनिया से पूछता है कि क्या वो मूव कर सकता है, लेकिन तेनिया कहता है कि वो इमोबिलाइज्ड है। स्टेन इजुको के एफर्ट की तारीफ करता है, फिर उसे धमकाता है। इजुको डिसाइड करता है कि उसे तेनिया और इंजर्ड प्रो हीरो दोनों को प्रोटेक्ट करना होगा। तेनिया इजुको को रोकने की कोशिश करता है, कहता है कि ये उसकी पर्सनल फाइट है, लेकिन इजुको एक ब्रेव फेस लगाता है और कहता है दूसरों के काम में हाथ बटाना ही एक हीरो की असली क्वालिटी होती है। ये सुनकर स्टेन मुस्कुराता है। इजुको और स्टेन का बैटल शुरू होता है। इजुको वन फॉर ऑल फुल कॉल एक्टिवेट करता है और थोड़ी देर के लिए स्टेन से फाइट करता है। इजुको की एनहांस स्पीड उसे स्टेन के पावरफुल स्ट्राइक से बचने में मदद करती है और वो ऊपर से 5% डेट्रॉइट स्मैश से अटैक करता है, लेकिन इजुको का मूव इफेक्टिव नहीं होता। स्टेन अपने कॉर्क से इजुको को इमोबिलाइज कर देता है। स्टेन इजुको के एक्शन से इंप्रेस होता है और डिसाइड करता है कि वो इजुको को नहीं मारेगा, पर तेनिया और प्रो हीरो नेटिव को खत्म करने के लिए रेडी हो जाता है। इजुको चिल्लाता है नहीं, लेकिन स्टेन नहीं रुकता।
तभी अचानक दो कॉलम्स, एक फायर और एक आइस, स्टेन पर अटैक करते हैं। स्टेन मुश्किल से बच पाता है। शोतो रिवील करता है अपना एंट्री और इजुकू को बताता है कि उसने यूजुअल से ज्यादा इन्फो टेक्स्ट किया था, इसीलिए वो दौड़ के आ गया। इजुकू शॉक्ड होता है कि शोतो आ गया और सबसे ज्यादा इस बात से हैरान होता है कि शोतो अपनी फायर पावर यूज कर रहा है। इजुकू शोतो का बैटल देखता है और वार्न करता है अपना ब्लड मत देना उसे। स्टेन हवा में जंप करता है और शोतो को कटाना से स्टैब करने की कोशिश करता है। इजुकू रियलाइज करता है कि वो मूव कर सकता है। फुल कॉल एक्टिवेट करता है। एनहांस जंप स्पीड से इजुकू स्टेन के सामने आ जाता है और उसे पकड़ के ग्राउंड पर फेंकने की कोशिश करता है। स्टेन रिटेलिएट करता है, अपने एल्बो से इजुकू को दूर फेंक देता है। इजुकू जमीन पर गिरता है। इजुकू शोतो को बताता है स्टेन का कोर्क ब्लड टाइप के हिसाब से लोगों को इमोबिलाइज करता है कुछ टाइम के लिए। स्टेन इजुकू की बात सुन के उसकी तारीफ करता है। इजुकू और शोतो टीम अप करते हैं। इजुकू अटैक करता है लेकिन स्टेन इजीली उसे स्ट्राइक करता है। इजुकू का ब्लड लीक करता है और उसे इमोबिलाइज कर देता है। फिर इजुकू शोतो से माफी मांगता है। स्टेन अटैक करने ही वाला होता है तभी तेनिया उसकी कटाना तोड़ देता है और शोतो को रेस्क्यू करता है। वो इजुकू से माफी मांगता है। शोतो और तेनिया मिलके स्टेन से लड़ते हैं। इजुकू फिर से मूव करने लगता है। इजुकू और तेनिया टीम अप करते हैं। इजुकू का एनहांस पंच और तेनिया का पावरफुल किक एक साथ स्टेन पर पड़ता है। स्टेन एक लास्ट डेस्परेट अटेम्प्ट करता है तेनिया को मारने का, लेकिन शोतो अपनी फायर से स्टेन को अटैक करता है। स्टेन अनकॉन्शियस हो जाता है। इजुकू, तेनिया और शोतो स्टेन के वेपन्स हटा देते हैं। इंजर्ड प्रो हीरो के साथ तीनों एली से निकलते हैं स्टेन को साथ लेके। ग्रैन तोरिनो अपेयर होता है और इजुकू को डांटता है कि उसने ऑर्डर्स फॉलो नहीं किए। तेनिया इजुकू से दोबारा माफी मांगता है लेकिन इजुकू कहता है कि उसे और अच्छा दोस्त बनना चाहिए था। तभी अचानक एक विंग्ड नोमू अपेयर होता है और इजुकू को पकड़ लेता है। अचानक स्टेन फिर से अवेकन होता है और अपने आप को फ्री करता है और विंग्ड नोमू को मार देता है। इजुकू को भी बचा लेता है। इजुकू शॉक्ड होता है, स्टेन के एक्शन से कंप्लीटली हैरान। एंडेवर के आने के बाद इजुकू स्टेन से छूटने की कोशिश करता है। तभी स्टेन का बैंडेज्ड मास्क गिर जाता है। उसका असली चेहरा रिवील होता है जो इजुकू को शॉक कर देता है। स्टेन आगे बढ़ता है और डिक्लेयर करता है मुझे सिर्फ ऑल माइट ही मार सकता है। उसके साथ एक ब्लडी मैलिफिक ऑरा अनलीश होती है। इजुकू डर के मारे फ्रीज हो जाता है, मूव नहीं कर पाता। स्टेन फाइनली अनकॉन्शियस हो जाता है, इस बार परमानेंटली। इजुकू, शोतो और तेनिया को होजू जनरल हॉस्पिटल ले जाया जाता है उनके जख्मों को ट्रीट करने के लिए। अगले दिन होजू हॉस्पिटल में चीफ को होजू पुलिस केंजी सुरागामाए अपीयर करता है उनसे बात करने के लिए। केंजी बताता है कि हीरो किलर अब ट्रीटमेंट में है। वो कहता है कि इजुकू, तेनिया और शोतो को पनिशमेंट मिलनी चाहिए क्योंकि वो अपने मेंटोर के साथ नहीं थे। लेकिन केंजी ये भी कहता है कि स्टेन के साथ जो हुआ उसे कवर अप किया जाएगा क्योंकि विटनेस लिमिटेड है। केंजी फाइनली कहता है कि इजुकू, शोतो और तेनिया का फ्यूचर प्रॉमिसिंग है और उनके हीरोइक एक्शंस के लिए उनका शुक्रिया अदा करता है। इजुकू को ओचाको का फोन आता है। वो उससे उसकी इंजरीज के बारे में पूछती है। इजुकू कहता है कि वो ठीक है। कॉल के बाद इजुकू एक्साइटेड होता है क्योंकि उसने एक लड़की से फोन पे बात की। थोड़ी देर बाद तेनिया इजुकू को बताता है कि उसका लेफ्ट हैंड प्रॉपरली काम नहीं करेगा। उसने सर्जरी ना करवाने का डिसीजन लिया था क्योंकि वो चाहता है कि उसके चोट उसे होजू की गलती याद दिलाए। तेनिया और इजुकू रिजॉल्व करते हैं कि वो और बेहतर हीरोज बनेंगे। इजुकू और तेनिया शोतो के साथ लाफ करते हैं जब उन्हें लगता है कि शोतो ने जो क्रैक किया, मेरे आसपास लोगों के हाथ खराब हो जाते हैं। वीक के एंड में वर्क प्लेस ट्रेनिंग खत्म होती है। ग्रैन तोरिनो के अपार्टमेंट के बाहर इजुकू उसका शुक्रिया अदा करता है, कहता है कि उसकी ट्रेनिंग ने उसे काफी स्ट्रांग बनाया। ग्रैन तोरिनो एडवाइस करता है 1 फॉर ऑल यूज करते वक्त कंट्रोल और कंपोजर मेंटेन करो और 5% लिमिट क्रॉस मत करना। इजुकू पूछता है हीरो सोसाइटी में कोई आपके बारे में क्यों नहीं जानता। ग्रैन तोरिनो कहता है मुझे कभी हीरो की लाइफ में इंटरेस्ट नहीं था। जाने से पहले इजुकू अपना हीरो नेम बताता है। ग्रैन तोरिनो मुस्कुराता है। इजुकू यूए रिटर्न करता है। क्लास 1A में तेनिया अपना हीरो रिजॉल्व दोबारा डिक्लेयर करता है। इजुकू स्माइल करता है एक नए बिगिनिंग के साथ। क्लास 1A का अगला सब्जेक्ट है फाउंडेशनल हीरो स्टडीज। ऑल माइट अनाउंस करता है कि आज का लेसन होगा एक रेस्क्यू ट्रेनिंग रेस प्लेइंग ग्राउंड गामा में। ये एक इंडस्ट्रियल साइट है जिसमें टाइटली पैक्ड लेन्स है। पूरा एरिया एक लिबरनेट जैसा लगता है। इजुकू, माशिराओ, तेनिया, मीना शिडो और हांता सेरो पहला ग्रुप है जो रेस करेगा ऑल माइट तक पहुंचने के लिए। रेस स्टार्ट होती है। इजुकू 1 फॉर ऑल फुल कॉल 5% एक्टिवेट करता है। लीपिंग और रनिंग करता है साइट के थ्रू बहुत आसानी से।
वो सबसे आगे निकल जाता है, बाकी सबको आउटपेस करता है। ऑल माइट और क्लास 1A के ज्यादा स्टूडेंट्स इजुकू के मूवमेंट्स देख के शॉक्ड होते हैं। वो अमेज्ड होते हैं कि इजुकू ने अपने कॉर्क पे इतना कंट्रोल कैसे पा लिया। पहले तो सबने उसे अंडर एस्टिमेट किया था। इजुकू लीड करता है और कात्सुकी शॉक में चला जाता है। उसे लगता है कि इजुकू के कॉम्बैट मूवमेंट्स अब उसके जैसे हो गए हैं। वो गुस्से में आता है क्योंकि इजुकू इतना इंप्रूव कर चुका है। इजुकू अपना फोकस मेंटेन करता है, काम रहने और पावर लेवल स्टीडी रखने की कोशिश करता है, लेकिन एक छोटी सी पाइप से उसका फुट स्लिप हो जाता है और वो पेनफुल फेस प्लांट के साथ गिरता है। रेस हांता जीत जाता है। इजुकू क्वाइटली रिमार्क करता है, मुझे अभी भी बहुत कुछ सीखना है और जंप करते वक्त ज्यादा ध्यान देना होगा। ऑल माइट इजुकू के पास आता है, इंप्रेस होता है उसके एफर्ट से। वो इजुकू से कहता है, मुझसे मिलना, मैं तुझे वन फॉर ऑल की हिस्ट्री बताना चाहता हूँ। फाउंडेशनल हीरो स्टडीज के बाद इजुकू बॉयज लॉकर रूम जाता है स्कूल यूनिफॉर्म चेंज करने के लिए। चेंज करते वक्त इजुकू सोचता है, ऑल माइट इतने सीरियस क्यों थे। इजुकू बाद में ऑल माइट से ब्रेक रूम में मिलता है। ऑल माइट कहता है, दरवाजा लॉक कर लो। फिर वो इजुकू से माफी मांगता है होजू इंसिडेंट के टाइम उसके साथ ना होने के लिए। इजुकू कहता है, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। ऑल माइट रिवील करता है कि स्टेन ने इजुकू का वन फॉर ऑल कॉर्क स्टील नहीं किया, क्योंकि वन फॉर ऑल सिर्फ तब पास होता है जब यूजर खुद चाहता हो। फिर ऑल माइट वन फॉर ऑल की ओरिजिन बताता है। एक टाइम पे एक कॉर्कलेस आदमी था। उसके ईवल बड़े भाई ने उसे एक पावर स्टोरिंग कॉर्क दिया। उस बड़े भाई का कॉर्क कॉक्स को स्टील और ट्रांसफर करता था, लेकिन बड़े भाई को पता नहीं था कि छोटे भाई के पास एक ट्रांसफर कॉर्क ऑलरेडी था। जब दोनों कॉर्क्स कंबाइन हुए, ट्रांसफर और पावर स्टोरिंग, वो दोनों म्यूटेट होकर वन फॉर ऑल बने। छोटा भाई अपने ईवल बड़े भाई को हरा नहीं पाया, तो उसने वन फॉर ऑल को सक्सेसर्स को पास किया जब तक वो स्ट्रॉन्ग एनफ नहीं हो गया उसे हराने के लिए। आखिर में वन फॉर ऑल माइट को मिला और उसने उस ईवल ओल्डर ब्रदर को हरा दिया। लेकिन अब वो ईवल ब्रदर वापस आ गया है और जब वक्त आएगा इजुकू को उससे बैटल करना होगा। ऑल माइट माफी मांगता है कि उसने इतनी हैवी इन्फो दे दी। इजुकू कहता है, आप जो भी टास्क देंगे मैं पूरा करूंगा, बस आप मेरे साथ रहिए। ऑल माइट इजुकू का शुक्रिया अदा करता है। क्लास में वापस शोता अनाउंस करता है, क्लास 1A समर ब्रेक में एक फॉरेस्ट लॉज जाएगी। टर्म टेस्ट के एक वीक पहले इजुकू जो 4th हाईएस्ट रैंक पे है, देंकी और मीना को एनकरेज करता है जो फेल हुए थे। वो कहता है, बस अपना बेस्ट दो, मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों फॉरेस्ट लॉज चलो। लंच रूम में इजुकू, तेनिया, शोतो, उचाको, सुयू और तोरू एक टेबल पे साथ लंच करते हैं। सब डिस्कस करते हैं कि एंड ऑफ टर्म टेस्ट में कैसे परफॉर्म करेंगे। तभी नहीं तो मोनोमा अपनी यूजुअल एंटागोनिज्म के साथ उन्हें हैरास करता है। इत्सुका केंदो उसे रिप्रेमेंट करती है और रिवील करती है कि एक्सरसाइज टेस्ट एक बैटल स्टिमुलेशन होगा रोबोट्स के अगेंस्ट, जस्ट लाइक यूए एंट्रेंस एग्जाम। क्लास में वापस इजुकू ये टेस्ट का कंटेंट सबको बताता है। देंकी और मीना खुशी से झूम उठते हैं, लेकिन कात्सुकी उन्हें बिरेट करता है। एक्साइटेड होने का क्या फायदा जब तुम्हारे पास अपने पावर्स का कंट्रोल ही नहीं है। फिर वो इजुकू को कन्फ्रंट करता है उसके नए कॉर्क यूसेज को लेके। नर्वस इजुकू के सामने कात्सुकी डिक्लेयर करता है, तेरा इंप्रूवमेंट मुझे फ्यूरियस बना रहा है, लेकिन मैं तुझे और शोतो को दोनों को आउट परफॉर्म करूंगा। कात्सुकी गुस्से में क्लास से निकल जाता है। अगले 3 दिन तक सब स्टूडेंट्स हार्ड स्टडी करते हैं रिटर्न एग्जाम पास करने के लिए। फिर वो प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं, बॉट से लड़ने के लिए रेडी होते हैं, लेकिन नेजू एक ट्विस्ट रिवील करता है। क्लास 1A बॉट से नहीं, यूए के टीचर से लड़ने वाली एक्सरसाइज टेस्ट में है। क्लास में सब शॉक्ड हो जाते हैं। शोता अनाउंस करता है, इजुकू और कात्सुकी एक टीम में होंगे। दोनों स्टंट हो जाते हैं एक दूसरे के साथ पेयर होने पे। शॉक तब और बढ़ जाता है जब पता चलता है कि उनका अपोनेंट होगा ऑल माइट। ऑल माइट उनसे कहता है, तुम दोनों को मिलकर कोऑपरेट करना होगा अगर मुझे हराना है तो। ऑल माइट, इजुकू और कात्सुकी एक बस में चढ़ते हैं। डेस्टिनेशन एक अनइनहेबिटेड सिटी जहां टेस्ट एक्सरसाइज होने वाली है। सिटी में पहुंचने के बाद ऑल माइट टेस्ट के रूल्स एक्सप्लेन करता है। इजुकू और कात्सुकी के पास 2 ऑप्शंस है पास करने के लिए, या तो वो ऑल माइट को हैंडकफ करे या उनमें से कोई एक बैटलफील्ड से एस्केप करे। उन्हें 30 मिनट के अंदर या तो अपोनेंट को कफ करना होगा या सक्सेसफुल एस्केप करना होगा। इजुकू नोट करता है, ये टेस्ट हमारी फ्लाइट या फाइट डिसीजन मेकिंग को चेक करेगा। ऑल माइट अपने हाथों में सुपर कॉम्पैक्ट वेटेड ब्रेसलेट्स पहनता है, अपने लिए एक हैंडीकैप सेट करता है। टेस्ट एक्सरसाइज शुरू होती है, लेकिन इजुकू और कात्सुकी एक प्लान पे एग्री नहीं कर पाते और दोनों आर्ग्यू करने लगते हैं। तभी अचानक ऑल माइट एक पंच थ्रो करता है जो पूरे एरिया को डेवस्टेट कर देता है जहां इजुकू और कात्सुकी खड़े होते हैं।
इजुकू इम्पैक्ट से गिर जाता है। सीन फुल टेंशन में शिफ्ट हो जाता है। इजुकू शॉक्ड हो जाता है ऑल माइट की स्ट्रेंथ देख के, जबकि उसे पता है कि ऑल माइट हैंडीकैप्ड है और ऑलरेडी वीकेंड भी। कात्सुकी ऑल माइट पे अटैक करता है, लेकिन उसका अटैक कोई डैमेज नहीं करता। ऑल माइट कात्सुकी को ब्लो कर देता है और फिर अपना अटेंशन इजुकू की तरफ शिफ्ट करता है। इजुकू फुल कॉल एक्टिवेट करता है और एस्केप करने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से कात्सुकी से टकरा जाता है। ऑल माइट इजुकू को एक गार्ड रेल से ट्रैप कर देता है और कात्सुकी के स्टमक में एक पावरफुल पंच मार देता है, उसे सवेयरली इंजर करते हुए पीछे फेंक देता है। ऑल माइट प्रिपेयर करता है कात्सुकी को फिनिश करने के लिए। कात्सुकी मूव करने की कोशिश करता है लेकिन फेल हो जाता है। तभी इजुकू वन फॉर ऑल फुल कॉल एक्टिवेट करता है, गार्ड ड्रिल तोड़ देता है और कात्सुकी को पंच करके उसे साइड में फेंक देता है। दोनों ऑल माइट से स्किप करते हैं। स्किप करते वक्त इजुकू कात्सुकी को कन्विंस करता है, मैं कभी हारने नहीं देता, तू भी मेरे साथ मिलकर लड़। ऑल माइट उनका पीछा करता है। तभी कात्सुकी अचानक पीछे से अपीयर होता है। एक बड़ा एक्सप्लोजन ऑल माइट को अटैक करता है, उसे डिस्ट्रैक्ट कर देता है, लेकिन एक डिटेल नोटिसेबल होती है। कात्सुकी का एक ग्रेनेडियर ब्रेसर मिसिंग है। अचानक इजुकू ऑल माइट के पीछे अपीयर होता है। कात्सुकी का मिसिंग ग्रेनेड ब्रेसर उसके हाथ में इक्विप्ड होता है। कात्सुकी चिल्लाता है, अब मार। इजुकू ग्रेनेड ब्रेसर ऑल माइट पे एम करता है, ट्रिगर रिलीज करता है। वो ग्रेनेड पिन पुल करता है और पॉइंट ब्लैंक रेंज से एक इमेंस एक्सप्लोजन ब्लास्ट करता है ऑल माइट पर। एक्सप्लोजन के बाद इजुकू और कात्सुकी एग्जिट गेट की तरफ डैश करते हैं, लेकिन ऑल माइट उनका पीछा कर लेता है, दोनों को बैटर करता है। कात्सुकी को फ्लाइंग फेंक देता है और इजुकू की बॉडी का यूज करके अटैकिंग कात्सुकी को हिट करता है। इंजर्ड इजुकू को ऑल माइट अपने हाथ में हवा में लिफ्ट करता है। 1 मिनट पहले इजुकू और कात्सुकी एस्केप गेट की तरफ भाग रहे होते हैं ऑल माइट को इमेंस एक्सप्लोजन से ब्लास्ट करने के बाद। तभी ऑल माइट उनके सामने अपीयर होता है। कात्सुकी से पूछता है, अब क्या करोगे? इजुकू और कात्सुकी शॉक्ड हो जाते हैं। रिएक्ट करने से पहले ऑल माइट अपनी स्ट्रेंथ से दोनों को डिसेबल कर देता है। इजुकू वन फॉर ऑल फुल कॉल एक्टिवेट करने की कोशिश करता है, लेकिन ऑल माइट उसे रोक देता है और जमीन पर फेंक देता है। ऑल माइट डिसाइड करता है कि अब वो इजुकू और कात्सुकी को फिनिश करेगा। तभी अचानक कात्सुकी उठता है, एक बड़ा एक्सप्लोजन लॉन्च करता है ऑल माइट पे, जो सिंबल ऑफ पीस को डिस्ट्रैक्ट कर देता है। कात्सुकी डिसाइड करता है कि वो ऑल माइट को डिस्ट्रैक्ट करेगा जब तक इजुकू एस्केप कर सके। कात्सुकी ऑल माइट को ब्लॉक करता है और इजुकू वन फॉर ऑल फुल कॉल एक्टिवेट करके एस्केप करना शुरू करता है। तभी ऑल माइट कात्सुकी को ग्राउंड में स्मैश कर देता है। कात्सुकी को ट्रबल में देखकर इजुकू वापस रश करता है, ऑल माइट के फेस पे एक पावरफुल पंच मार देता है, फिर कात्सुकी को ड्रैग करके साथ ले जाता है। इजुकू एस्केप गेट क्रॉस करता है। अनकॉन्शियस कात्सुकी को साथ लेके दोनों प्रैक्टिकल टेस्ट पास कर लेते हैं। टेस्ट के बाद ऑल माइट इजुकू और कात्सुकी को रिकवरी गर्ल के टेंट में ले जाता है हीलिंग के लिए। रिकवरी गर्ल ऑल माइट को स्कोल्ड करती है, तुमने अपने आप को कंट्रोल क्यों नहीं किया बैटल के दौरान? वो ऑल माइट से कहती है, इजुकू और कात्सुकी को यूए वापस ले जाओ रिकवरी के लिए। लेकिन हील्ड और कॉन्शियस इजुकू रिक्वेस्ट करता है, मैं बाकी फाइट्स देखना चाहता हूँ, प्रो हीरोज और क्लासमेट्स को ऑब्जर्व और एनालाइज करना चाहता हूँ। रिकवरी गर्ल परमिशन दे देती है। इजुकू रिकवरी गर्ल के साथ बाकी फाइट्स देखता है और अपने कमेंट करता है। यूए के क्लास में वापस इजुकू उन स्टूडेंट्स की हेल्प करने की कोशिश करता है जो प्रैक्टिकल एग्जाम में फेल हुए थे, डेंकी मीना, रिकिडो सातो और एइजिरो किरिशिमा। वो उन्हें रिलैक्स करने के लिए कहता है, कुछ तो होगा जिसमें तुम लोग फॉरेस्ट लॉज जा पाओगे। डेंकी कॉमिकली इजुकू पे टिरेड छोड़ देता है, तू हमेशा जिंक्स करता है। तभी शोता क्लास में आता है और अनाउंस करता है, सबने रिटर्न एग्जाम पास कर लिया है और सब फॉरेस्ट लॉज जाएंगे, लेकिन जो प्रैक्टिकल एग्जाम में फेल हुए हैं, डेंकी मीना, सातो, किरिशिमा और हांता, उन्हें एक्स्ट्रा हार्ड लेसन्स मिलेंगे बूट कैंप में। क्लास नोटिस करती है कि बूट कैंप के लिए लिस्ट में काफ़ी आइटम्स हैं जो उनके पास नहीं है। तोरू सजेस्ट करती है, चलो क्लास 1A सब मिलकर शॉपिंग चलें। अगले दिन क्लास 1A के ज्यादा स्टूडेंट्स कात्सुकी और शोतो के अलावा कियाशी वार्ड शॉपिंग मॉल जाते हैं, एक शॉपिंग सेंटर जो हर नीड का केटर करता है। क्लास मोस्टली स्प्लिट हो जाती है, सब अपने स्पेसिफिक आइटम्स लेने चले जाते हैं, ओचाकू और इजुकू को अकेला छोड़कर। इजुकू ओचाकू से पूछता है, तुम क्या खरीदने वाली हो, और बताता है कि वो हैवी रेस्ट वेट्स लेने आया है। ओचाकू कहती है, मुझे बग रेपेलेंट चाहिए, लेकिन जैसे ही वो इजुकी की तरफ देखती है वो ब्लश करने लगती है। ब्लशिंग ओचाकू अचानक भाग जाती है चिल्लाते हुए, बग रेपेलेंट। इजुकू कंफ्यूज्ड और थोड़ा वरीड होता है, उसको लगता है कि ओचाकू ने उसे बग कह दिया। अचानक एक हुडेड आदमी इजुकू से ऑटोग्राफ मांगता है। उसने इजुकू को यूए स्पोर्ट्स फेस्टिवल से पहचान लिया होता है। वो इजुकू की तारीफ करता है कि उसने स्टेन के अगेंस्ट सर्वाइव किया और उसकी कहानी बताने के लिए जिंदा है,
लेकिन धीरे धीरे इजुकू को रियलाइजेशन होता है ये आदमी वो विलन है जिसे वो यूएसजे इंसिडेंट के टाइम मिल चुका है। हुडेड मैन अपना आइडेंटिटी रिवील करता है, वो तोमुरा शिगाराकी है। इस बार उसके चेहरे पे उसका सिग्नेचर हैंड नहीं होता। अनमास्क्ड तोमुरा इजुकू को इनवाइट करता है, चलो बात करते हैं। उसके चेहरे पे एक विग्ड स्माइल होती है। तोमुरा इजुकू का गला पकड़ता है और कहता है शांत हो जाओ, मुझे सिर्फ बात करनी है, लेकिन साथ ही डिसइंटीग्रेशन का थ्रेट भी देता है। इजुकू वार्न करता है अगर तुमने अटैक किया तो भीड़ में से कोई हीरो जंप कर जाएगा। तोमुरा क्राउड की सेफ्टी को थ्रेटन करता है। इजुकू सिचुएशन को समझ के ना चाहते हुए भी कहता है तुम किस बारे में बात करना चाहते हो। इजुकू और तोमुरा प्लाजा में बैठते हैं। तोमुरा एक्सप्लेन करता है कि उसे बहुत सी चीजों से नफरत है, लेकिन सबसे ज्यादा वो हीरो किलर स्टेन से नफरत करता है। इजुकू पूछता है स्टेन तो तुम्हारे ग्रुप का ही था ना। तोमुरा रिवील करता है स्टेन कभी लीग ऑफ विलन्स का पार्ट था ही नहीं, मीडिया और सोसाइटी ने बस स्पेकुलेशन किया था। तोमुरा बताता है कि उसने और स्टेन ने दुनिया को बदलने के लिए डिस्ट्रक्शन किया, लेकिन फेम सिर्फ स्टेन को मिला। वो इजुकू से पूछता है मेरे और स्टेन में फर्क क्या है। इजुकू जवाब देता है स्टेन और मैं दोनों ऑल माइट से इंस्पायर्ड है, हमारी जर्नीज ऑल माइट की वजह से शुरू हुई। इजुकू कहता है स्टेन ने डिस्ट्रक्शन अपनी मर्जी से नहीं किया, उसने दुनिया को अपने आइडियल्स के हिसाब से बेटर बनाने की कोशिश की। मैं उसके मेथड से एग्री नहीं करता, लेकिन मैं उसका रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि उसने कभी अपने आइडियल्स को छोड़ा नहीं। तोमुरा फील करता है एक एक्सकिलरेशन। अब उसे समझ आता है कि स्टेन और इजुकू उससे इरिटेट क्यों करते हैं, सब कुछ ऑल माइट की वजह से। वो ये भी समझ जाता है कि उसे करंट सोसाइटी से नफरत क्यों है, क्योंकि सब लोग ऑल माइट की तरह हैप्पी और स्माइलिंग लगते हैं। तोमुरा इजुकू को थैंक्स करता है, चैट करने के लिए शुक्रिया। अचानक ओचाको अपीयर होती है और वो वंडर करती है इजुकू किससे बात कर रहा है। तोमुरा इजुकू को छोड़ देता है और चलने लगता है। जाते वक्त वार्न करता है पीछा मत करना, लेकिन इजुकू एक और क्वेश्चन पूछता है ऑल फॉर वन का अल्टीमेट गोल क्या है। तोमुरा कैजुअली जवाब देता है मुझे पता नहीं और मुझे फर्क भी नहीं पड़ता। क्राउड में डिसअपेयर होते हुए तोमुरा इजुकू से कहता है अपना ख्याल रखना क्योंकि अगली बार जब मिलेंगे मैं तुझे मार दूंगा। ओचाको तुरंत पुलिस को कॉल करती है। मॉल क्लोज डाउन हो जाता है, पुलिस फोर्स एक्शन में आ जाती है। नाओमासा सुकाउची इजुकू को पुलिस स्टेशन ले जाता है इवेंट के बारे में क्वेश्चनिंग के लिए। पुलिस स्टेशन में नाओमासा इजुकू से तोमुरा और उनकी कन्वर्सेशन के बारे में पूछता है। इजुकू जो इन्फो देता है वो नया नहीं होता, फिर भी नाओमासा इजुकू का शुक्रिया अदा करता है और उसकी प्रेज करता है। तुमने सिचुएशन में काम रह के कोलैटरल डैमेज मिनिमम रखा, ये इंप्रेसिव था। अपनी माँ का वेट करते वक्त इजुकू ऑल माइट से मिलता है और पूछता है क्या ऐसे लोग भी थे जिन्हें आप नहीं बचा पाए। ऑल माइट क्वाइटली जवाब देता है हाँ, वन फॉर ऑल होने के बाद भी मैं सिर्फ एक इंसान हूं, मैं सबको नहीं बचा सकता। फिर वो कहता है इसी वजह से और जरूरी है खड़े रहना और स्माइल करना, ताकि सिंबल ऑफ पीस की रोशनी लोगों को इंस्पायर करे, हीरोज अपना रोल निभाए और ज्यादा लोग बचाए जा सके। तभी इजुकू की माँ आ जाती है रोती हुई, जो कुछ हुआ उसके बारे में इमोशनल हो जाती है। इजुकू उसे काम करता है और दोनों घर जाते हैं। अगले दिन शोता क्लास में अनाउंस करता है फॉरेस्ट लॉज ट्रिप का लोकेशन चेंज हो गया है और नया लोकेशन ट्रिप के दिन ही रिवील होगा। एक स्पेशल ट्रेनिंग एक्सरसाइज के बाद जिसमें क्लास 1A के कई मेंबर्स शामिल होते हैं, ऑल माइट को एक मैसेज मिलता है अपने फॉर्मर पार्टनर की डॉटर मेलिसा शील्ड से। मेलिसा ऑल माइट को इनवाइट करती है आई आइलैंड के स्पेशल एक्सपो इवेंट के लिए, ताकि वो अपने फादर डेविड शील्ड से दोबारा मिल सके। ऑल माइट अपने घर जाते वक्त इजुकू से टकरा जाता है और उससे पूछता है क्या तुम मेरे +1 बनोगे आई आइलैंड के लिए। इजुकू एक्साइटेडली एक्सेप्ट करता है, उसके चेहरे पे एक ब्राइट स्माइल होती है। प्लेन में इजुकू एक डे ड्रीमिंग ऑल माइट को बुलाता है, देखो ना आई आइलैंड का व्यू कितना अमेजिंग लग रहा है ऊपर से। इजुकू अपने मेंटोर का शुक्रिया अदा करता है कि उसने समर ब्रेक के लिए इतने अर्ली फेज में उसे इनवाइट किया। ऑल माइट ने इजुकू को इसीलिए चूज किया क्योंकि वन फॉर ऑल के थ्रू उनका बॉन्ड ब्लड से भी गहरा है। प्लेन लैंड होने के बाद इजुकू देखता है कि ऑल माइट अपने मस्कुलर फॉर्म में शिफ्ट करता है। ऑल माइट एक्सप्लेन करता है मुझे पूरे टाइम ये फॉर्म मेंटेन करना होगा ताकि मेरी वीकनेस सीक्रेट रहे। ऑल माइट सब कुछ डबल चेक करता है ये भी कि क्या इजुकू ने अपना हीरो कॉस्ट्यूम लाने की परमिशन ले ली है। इजुकू चेंज करता है और दोनों प्लेन से बाहर निकलते हैं। इमिग्रेशन के दौरान ऑल माइट इजुकू से पूछता है तुम आई आइलैंड के बारे में क्या जानते हो, और प्रिडिक्टेबली इजुकू का मटरिंग हैबिट स्टार्ट हो जाता है। इजुकू बताता है आई आइलैंड एक आर्टिफिशियल मूविंग आइलैंड है, साइंटिस्ट के लिए बनाया गया ताकि वो कोक्स पे रिसर्च कर सके। दोनों आइलैंड टूर करते हैं, तभी एक यंग वुमेन अपेयर होती है जो ऑल माइट से काफ़ी फेमिलियर लगती है। इजुकू ऑलमोस्ट उसे ऑल माइट की फ्रेंड समझ लेता है, लेकिन ऑल माइट इंट्रोड्यूस करता है ये है मेलिसा शील्ड,
मेरे दोस्त डेविड शील्ड की डॉटर। इजुको और मेलिसा क्विकली एक्वेंटेड हो जाते हैं। थोड़ा ऑकवर्ड मूवमेंट होता है जब मेलिसा इजुको के क्लोज आके उसका हीरो कॉस्ट्यूम चेक करती है और उसके हाथ पे स्कार्स नोटिस करती है। ऑल माइट इंटरप्ट करता है, मेलिसा को उनका एजेंडा याद दिलाता है। वो लोग एक लेबोरेटरी पहुंचते हैं जहां इजुको अमेज्ड होता है देख के कि ऑल माइट का दोस्त और मेलिसा का फादर एक्चुअली डेविड शील्ड है। इजुको इंस्टेंटली डेविड के पास के बारे में एक्सट्रीम डिटेल में बोलने लगता है और सब लोग उसके मटरिंग हैबिट से बिल्कुल सरप्राइज नहीं होते। डेविड सबको टेम्पररीली बाहर भेज देता है ताकि वो ऑल माइट के साथ प्राइवेट बात कर सके। मेलिसा को कहता है इजुको को एक्सपो दिखाना। मेलिसा और इजुको साथ में वॉक करते हैं और एक दूसरे को बेटर समझने लगते हैं। इजुको मेलिसा से कहता है मुझे डेकू बुलाओ। मेलिसा को निकनेम थोड़ा स्ट्रेंज लगता है लेकिन वो एक्सेप्ट कर लेती है। आई एक्सपो के थ्रू वॉक करते हुए दोनों काफ़ी प्रो हीरोज को नोटिस करते हैं, इंक्लूडिंग गॉडजिला जो स्पॉन्सर्स के थ्रू इवेंट में इन्वाइट हुए हैं। आइलैंड के सब लोग एक रिसेप्शन पार्टी के लिए भी इन्वाइट है जो रात में एंड में होगी। मेलिसा इजुको से पूछती है तुम पार्टी में आ रहे हो। इजुको कंफर्म करता है और रियलाइज करता है कि इसीलिए ऑल माइट ने उसे फॉर्मल क्लोथ्स पैक करने को कहा था। मेलिसा खुश होती है। मेलिसा इजुको को पेविलियन ले जाती है जहां वो उसे कई इन्वेंशंस दिखाती है जो डिस्प्ले पे हैं। इवेंचुअली इजुको मेलिसा से उसके फादर के बारे में पूछता है। मेलिसा एडमिट करती है मैं भी एक ग्रेट साइंटिस्ट बनना चाहती हूँ, बिल्कुल अपने पापा की तरह। इजुको सुनता है कि मेलिसा आई आइलैंड एकेडमी की 3rd ईयर स्टूडेंट है और साइंटिस्ट बनने की ट्रेनिंग ले रही है जैसे इजुको हीरो बनने की। दोनों रियलाइज करते हैं उनका गोल सेम है, बने उन जैसे जिन्हें वो एडमायर करते हैं। इजुको की एक्साइटमेंट सडनली वैनिश हो जाती है जब ओचाको, मोमो और क्योका अचानक इंटरप्ट करते हैं। वो सस्पेक्ट करते हैं कि इजुको किसी रोमांटिक डेट पे है मेलिसा के साथ। एम्बेरेस्ड और फ्रैंटिक इजुको एक्सप्लेन करता है मेलिसा बस मुझे एक्सपो दिखाने लाई है। मेलिसा ऑलमोस्ट ऑल माइट का मेंशन करने वाली होती है लेकिन इजुको उसे रोक देता है, प्लीज कुछ मत कहना। गर्ल्स और ज्यादा सस्पिशियस हो जाती हैं। इजुको की टेंशन कम होती है जब मेलिसा सबको एक कैफे ले जाती है टी के लिए। कन्वर्सेशन के दौरान इजुको इंटरनली रिलीव्ड फील करता है कि उसने कोई सीक्रेट स्पिल नहीं किया। तभी डेंकी और मिनोरू अपीयर करते हैं। मेलिसा की ब्यूटी देख के फैसिनेटेड हो जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि वो कैफे में एक्स्ट्रा स्टाफ के रूप में काम कर रहे हैं। डेंकी और मिनोरू इजुको से पूछते हैं तू इतनी सुंदर लड़की के साथ कैसे है। इजुको ऑकवर्डली एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है। लकीली तेनिया डिस्कशन ब्रेक करता है और मिनोरू और डेंकी को काम पे वापस भेज देता है। तेनिया एक्सप्लेन करता है मेरे फैमिली को आइलैंड के लिए इनविटेशन मिला था, मैं उनकी जगह अटेंड कर रहा हूँ। मोमो भी बताती है मुझे भी इनविटेशन मिला और ओचाको और क्योका मेरे एक्स्ट्रा इनवाइस हैं रॉक पेपर सीजर्स जीत के। इजुको को पता चलता है कि क्लास 1 के बाकी मेंबर्स भी शायद आइलैंड पे हैं लेकिन एक्सपो अटेंड नहीं कर सकते, तक वो पब्लिक के लिए ओपन नहीं होता। तभी ग्रुप एक एक्सप्लोजन सुनता है और चेक करने जाता है। पता चलता है ये विलन अटैक अट्रैक्शन का पार्ट होता है जहां एइजीरो और कासुकी विलन बॉस से फाइट कर रहे होते हैं। कासुकी एज यूजुअल एनॉयड होता है इजुको को देख के। एइजीरो रिवील करता है कासुकी को इनवाइट मिला क्योंकि उसने यूए स्पोर्ट्स फेस्टिवल जीता, मैं बस साथ आया हूँ। कासुकी इजुको को गोड करता है तू भी विलन अटैक चैलेंज ले। इजुको ना चाहते हुए भी एक्सेप्ट करता है। फुल कॉल 5% यूज करके 2nd प्लेस स्कोर करता है कासुकी के पीछे। मेलिसा नोटिस करती है इजुको का फुल पावर ऑल माइट जैसा लगता है लेकिन वो अपने पावर को लिमिट कर रहा है। तभी ग्रुप सरप्राइज होता है। शोतो तोदोरोकी अराइव करता है और 1st प्लेस स्टील कर लेता है। कासुकी स्नैप कर जाता है। शोतो कामली कहता है मैं अपने फादर को रिप्रेजेंट करने आया हूँ। वो कासुकी के कंप्लेंट्स इग्नोर करता है। बाकी बॉयज इंटरवीन करने की कोशिश करते हैं। बाद में मेलिसा डेंकी और मिनोरू को आफ्टर पार्टी के इनविटेशंस देती है और सब मिलकर पार्टी के लिए प्रिपेयर करते हैं। मेलिसा इजुको को इनवाइट करती है चलो पहले लैब चलते हैं। लैब में मेलिसा अपने हार्ड वर्क के बारे में डिस्कस करती है। इजुको उससे पूछता है क्या तुम प्रो हीरो बनना चाहती हो। मेलिसा रिवील करती है मैं कॉकलेस हूँ, इस वजह से प्रो हीरो नहीं बन सकती। इजुको शॉक्ड होता है क्योंकि उसकी सिचुएशन भी कभी ऐसी ही थी। मेलिसा स्माइल करते हुए कहती है मैं फिर भी एक हीरो बन सकती हूँ जो दूसरों को सपोर्ट करे जैसे मेरे पापा। फिर मेलिसा इजुको को एक पुराना सपोर्ट आइटम देती है जो उसने ऑल माइट से इंस्पायर्ड होकर इन्वेंट किया था। नाम है फुल गॉन्टलेट। वो डिवाइस इजुको के राइट हैंड पे इक्विप करती है और कहती है मैं तुम्हारे स्कार्स और परफॉर्मेंस से समझ गई हूँ, तुम्हारा कॉक तुम्हारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा है। ये डिवाइस तुम्हारे पावर आउटपुट को ग्रेटली बूस्ट करेगा। मेलिसा इजुको से कहती है एक ग्रेट हीरो बनो जो लोगों को प्रोटेक्ट कर सके। इजुको और मेलिसा सेंट्रल टावर के बाहर रिसेप्शन हॉल के पास ग्रुप से मिलते हैं। सब फॉर्मल अटायर में रेडी होते हैं लेकिन कासुकी और एइजीरो अभी तक नहीं आए होते क्योंकि वो अननोइंगली गुम हो चुके होते हैं।
तभी अचानक सब लोग नोटिस करते हैं सिक्योरिटी सिस्टम ने उन्हें लॉक कर दिया है। सेल फोन सिग्नल लूज कर देते हैं, एलिवेटर्स भी एक्सेस नहीं हो रहे। सबको पता होता है कि ऑल माइट पार्टी में है, तो वो क्विकली थर्ड फ्लोर की तरफ भागते हैं, रिसेप्शन हॉल के ऊपर, ये जानने के लिए कि क्या हो रहा है। थर्ड फ्लोर पे पहुंचते ही ग्रुप देखता है ऑल माइट और कई प्रो हीरो विलन्स के कंट्रोल में है, टाइड अप, और उन पर नजर रखी जा रही है। इजुकू ऑल माइट का अटेंशन ग्रैब करता है और क्योका के कोर का यूज करके सिचुएशन समझाता है। विलन्स का ग्रुप, जिसे वुल्फ फार्म लीड कर रहा है, आइलैंड के सिक्योरिटी सिस्टम का कंट्रोल ले चुका है। पूरे आइलैंड को होस्टेज बना लिया गया है। डेविड शील्ड और उसका असिस्टेंट सैमुअल भी उनके पास है। तेनिया सजेस्ट करता है हम लीगली विलन से फाइट नहीं कर सकते, शायद हमें एस्केप करना चाहिए। ग्रुप डिस्कस करता है बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन। इजुकू फर्मली स्टैंड करता है, मैं सबको बचाना चाहता हूं और हम बिना फाइट किए भी ये कर सकते हैं। मेलिसा कहती है अगर हम टावर के टॉप फ्लोर तक पहुंच जाए तो मैं सिक्योरिटी सिस्टम रीसेट कर सकती हूं सबको रिलीज करने के लिए। सब डिसाइड करते हैं टीम वर्क से प्लान एग्जीक्यूट करेंगे। इजुकू मेलिसा को कहने की कोशिश करता है तुम पीछे रहो, लेकिन मेलिसा रिफ्यूज करती है, मैं ही सिक्योरिटी डिसेबल कर सकती हूं और मैं भी सबको बचाना चाहती हूं तुम्हारी तरह। मैसेज ऑल माइट तक रिले होता है। वो मोस्टली डिसअप्रूव करता है लेकिन फाइनली एग्री करता है। ट्रू हीरोज ऐसे सिचुएशन में एक्ट करते हैं, उसका फेथ उन सब में होता है। ग्रुप 50+ फ्लोर ऊपर चढ़ने लगता है, लेकिन एक पुअर डिसीजन मिनोरू से हो जाता है जिससे विलन्स को स्टूडेंट्स के बारे में पता चल जाता है। वुल्फ्राम अपने मेन भेजता है स्टूडेंट्स को कट ऑफ और न्यूट्रलाइज करने के लिए। ग्रुप प्लांट फैक्ट्री में पहुंचता है जहां वो हाइड करते हैं जब एलिवेटर में विलन्स उनकी तरफ आ रहे होते हैं। इसी मोमेंट पे एइजिरो और कात्सुकी अपीयर करते हैं। इस सिचुएशन से अनअवेयर उनका कन्फ्रंटेशन हो जाता है विलन्स के साथ। शोटो डिसाइड करता है कि वो फाइट में असिस्ट करेगा और अपने कॉर्क से एक आइस पिलर क्रिएट करता है जो बाकी ग्रुप को नेक्स्ट फ्लोर तक लिफ्ट करता है। ग्रुप को पता चलता है कि एक छोटा सा रूफ पैनल ही उनका एंट्री पॉइंट है जो मेंटेनेंस रूम तक जाता है। मिनोरू ही एक लौता है जो उसमें फिट हो सकता है। ग्रुप उसे कन्विंस करता है। मिनोरू ऑकवर्डली एग्री करता है और सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन करता है। ग्रुप अपना क्लाइंब कंटिन्यू करता है। 100 फ्लोर्स क्रॉस करने के बाद सब नोटिस करते हैं सिक्योरिटी रेजिस्टेंस कम हो गया है। उन्हें लगता है विलन्स उन्हें किसी स्पेसिफिक जगह ले जा रहे हैं। 130th फ्लोर पे ग्रुप डजन्स ऑफ सिक्योरिटी बॉट्स फेस करता है। डेनकी अपना कॉर्क यूज करता है लेकिन रोबोट्स डिस्ट्रॉय नहीं होते। तब ग्रुप अपने कॉर्क्स कंबाइन करता है और ब्लॉकेड तोड़ता है। इजुकू पहली बार फुल गॉन्टलेट यूज करता है और एक 30% वन फॉर ऑल स्मैश से बॉट्स को पीछे धकेल देता है। सर्वर रूम में ग्रुप पे और सिक्योरिटी ड्रोन्स का एम्बुश होता है। मेलिसा वॉर्न करती है रूम डैमेज नहीं होना चाहिए, ये क्रिटिकल है। ग्रुप स्प्लिट होता है। ड्रोन्स को होल्ड ऑफ करने के लिए इजुकू, मेलिसा और ओचाको आगे बढ़ते हैं। वो विंड पावर जनरेशन सिस्टम तक पहुंचते हैं जहां ओचाको अपना क्विक यूज करके इजुकू और मेलिसा को फ्लोट कर देती है इमरजेंसी एग्जिट के टॉप तक। जब ओचाको पे रोबोट्स अटैक करने वाले होते हैं, कात्सुकी, शोतो और एइजिरो अराइव करते हैं और रोबोट्स को रिपेल करते हैं। कात्सुकी और शोतो विंड टर्बाइंस और एयर फ्लो को रीएडजस्ट करते हैं ताकि इजुकू और मेलिसा बैक ऑन कोर्स आ सके। इजुकू एक फुल पावर डिट्रॉइट स्मैश से फाइनल पुश देता है मिशन को आगे बढ़ाने के लिए। रिकवर करने के बाद इजुकू और मेलिसा पे वुल्फार्म के एक मर्सनरी का अटैक होता है। वो मेलिसा को टारगेट करता है। इजुकू क्विकली उसे डिस्पोज करता है और मेलिसा की इंजरी को कवर करता है। दोनों फाइनली टॉप फ्लोर तक पहुंचते हैं और शॉक्ड होते हैं देखकर कि डेविड और सैमुअल वॉलेट में अकेले हैं। वो ओवरहियर करते हैं डेविड और सैम विलन्स के साथ काम कर रहे हैं। कन्फ्रंटेशन होता है। मेलिसा आंखों में आंसू अपने फादर से पूछती है आपने ये सब क्यों किया? डेविड एडमिट करता है मेरा डिवाइस जो कॉक्स को एम्पलीफाई करता है स्पॉन्सर्स ने ले लिया और लॉक कर दिया। सैम ने आइडिया दिया कि फेक विलन्स हायर करे ताकि डिस्ट्रैक्शन क्रिएट हो और डिवाइस वापस मिल सके। वो आगे एक्सप्लेन करता है मुझे पता है ऑल माइट का कोर खत्म हो रहा है, मैं चाहता हूं कि वो सिंबल ऑफ पीस बना रहे, इसीलिए मैं उसे ये डिवाइस देना चाहता हूं। इजुकू थोड़ा गिल्टी फील करता है क्योंकि वो रियल ट्रूथ जानता है। मेलिसा एंग्रीली कन्फर्म करती है हमारे फ्रेंड्स ने सबको बचाने के लिए क्या क्या किया, कितने लोग हर्ट हुए। डेविड कंफ्यूज्ड हो जाता है। तभी वुल्फार्म ड्रामेटिक एंट्री करता है, रिवील करता है फेक विलन्स का प्लान सिर्फ एक रूस था। इजुकू अटैक करने की कोशिश करता है लेकिन वुल्फार्म अपने मेटल मैनिपुलेशन कॉर्क से उसे इंस्टेंटली रीस्टेन कर देता है। सैम डेविड को बिट्रे करता है और डिवाइस वुल्फार्म को दे देता है। डेविड ने मुझे छोड़ दिया, लेकिन वुल्फार्म सैम को भी बिट्रे करता है और उसे शूट करने वाला होता है। डेविड जंप करके सैम को बचाता है और शॉट खुद पे ले लेता है।
वुल्फार्म डेविड को पकड़ लेता है, कहता है मैं तुम्हें यूज करूंगा ये डिवाइस मास प्रोड्यूस करने के लिए। मेलिसा प्लीड करती है प्लीज उन्हें छोड़ दो। जब विलेंस उसे मारने वाले होते हैं, इजुको एस्केप करता है और फाइट बैक करता है, वुल्फार्म को भागने पर मजबूर करते हुए। इजुको मेलिसा से कहता है मैं डेविड को बचाऊंगा। मेलिसा सिक्योरिटी सिस्टम डिसेबल करती है, सबको उनके बाइंड से फ्री कर देती है, ड्रोन्स शट डाउन हो जाते हैं। इजुको हेलीकॉप्टर तक पहुंचता है जहां वुल्फार्म एस्केप करने की प्लानिंग कर रहा होता है। वुल्फार्म टॉन्ट करता है क्या तुम एक क्रिमिनल को रेस्क्यू करने आए हो? इजुको चिल्लाता है मैं प्रोफेसर को बचाने आया हूं। वो हेलीकॉप्टर को ग्रैब करता है, टेक ऑफ से पहले डेविड को रेस्क्यू करने की कोशिश करता है, लेकिन वुल्फार्म उस पर मेटल पिलर्स का बैराज छोड़ देता है। इजुको ग्राउंड पे स्लैम हो जाता है। इजुको गिल्ट में चिल्लाता है मैंने विलन्स को एस्केप करने दिया। तभी ऑल माइट रिटर्न करता है, कहता है स्माइल करते रहो। वो एक मैसिव लीप करता है जिससे हेलीकॉप्टर टर्बुलेंस लूज करता है और क्रैश हो जाता है। ऑल माइट डेविड को रेस्क्यू करता है और इजुको और मेलिसा के साथ रीयूनियन होती है। डेविड माफी मांगने वाला होता है, तभी वुल्फार्म सरप्राइज अटैक करता है ऑल माइट पे, उसे नॉकआउट कर देता है और डेविड को एक मेटल कैसिंग ट्रैप में बंद कर देता है। वुल्फार्म डेविड के क्वार्क एम्प्लीफिकेशन डिवाइस का यूज करता है अपनी पावर एक्सपोनेंशियली बूस्ट करने के लिए। टावर का रूफ स्क्रैप मेटल हेल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ऑल माइट फाइट बैक करता है, अपने लिमिट्स के बियॉन्ड जाता है, लेकिन उसकी पावर वुल्फार्म के नए स्ट्रेंथ के अगेंस्ट कम पड़ती है। वो शॉक हो जाता है जब उसे पता चलता है कि वुल्फार्म के पास मसल एगमेंटेशन क्वार्क भी है जो उसे ऑल फॉर वन ने दिया था। डेविड के प्लान के बारे में जानने के बाद वुल्फार्म ऑल माइट को स्क्रैप मेटल के टोरेंट से क्रश करने वाला होता है। तभी इजुको अपेयर होता है। इजुको आयरन प्रिजन तोड़ देता है और अपने मेंटर को बचा लेता है। जब सब एक दूसरे का शुक्रिया अदा करते हैं, ऑल माइट इजुको से कहता है इस फाइनल बैटल में मेरा साथ दोगे? इजुको अपना फुल कॉल आर्म करता है और मेलिसा के फुल गॉन्टलेट पे अपना पूरा फेथ रखता है। दोनों हीरोज हीट ऑफ बैटल में रेस करते हैं। वुल्फार्म के एंडलेस आयरन असॉल्ट को डॉज करते हुए मेलिसा और बाकी स्टूडेंट्स शेयर करते हैं कि गो बियॉन्ड। ऑल माइट और इजुको अपने लिमिट्स के भी आगे जाते हैं और एक डबल डेट्रॉइट स्मैश से वुल्फार्म के फाइनल डिफेंस को तोड़ देते हैं। वन फॉर ऑल के फुल माइट का डबल और विलन फाइनली डिफीट हो जाता है। स्क्रैप मेटल हेल डस्ट में डिसइंटीग्रेट हो जाता है। क्वार्क एम्प्लीफिकेशन डिवाइस डिस्ट्रॉय हो चुका होता है। डेविड एक प्राउड इजुको को देखता है, उसे ऑल माइट के यूथ की याद आती है। उसे रियलाइज होता है नेक्स्ट जनरेशन में अब भी होप है। इजुको और मेलिसा रियूनाइट करते हैं, एक दूसरे को थैंक करते हैं सब कुछ के लिए। इजुको नोटिस करता है फुल गॉन्टलेट बैटल में डिस्ट्रॉय हो चुका है, लेकिन उसके चेहरे पे एक स्माइल होती है क्योंकि मिशन कंप्लीट हुआ और एक नई बॉन्ड फोर्ज हुई। बैटल के बाद इजुको अपने क्लास 1A के बाकी मेंबर्स से मिलता है और फाइनली आई एक्सपो का प्रॉपर पार्ट बन जाता है। सब मिलके इन्वेंशंस एक्सप्लोर करते हैं, प्रो हीरो से इंटरैक्ट करते हैं और एक मोमेंट यूए का पहला सेमेस्टर खत्म होता है और समर ब्रेक शुरू होता है। ट्रेनिंग कैंप के दिन क्लास 1A एक बस में चढ़ती है जो उन्हें फॉरेस्ट लॉज ले जाने वाली होती है। 1 घंटे बाद बस एक रेस्ट रूम ब्रेक के लिए रुकती है, लेकिन क्लास 1A नोटिस करती है क्लास 1B वहां नहीं है। अचानक 2 लड़कियां कैट लाइक कॉस्ट्यूम पहन के और एक छोटा लड़का वहां अपीयर होता है। बात करने से पहले ही इजुको एक्साइटेडली उन लड़कियों को इंट्रोड्यूस करता है एज द प्रोफेशनल हीरो टीम वाइल्ड पुसीकैट्स, जो सुन के सब हीरो शॉक्ड हो जाते हैं। इजुको अपने क्लासमेट्स को उनकी हिस्ट्री बताता है और जब वो बताता है कि ये टीम कितने टाइम से एक्टिव है तो पिक्सी बॉब इरिटेट हो जाती है। गुस्से में वो इजुको का चेहरा पकड़ लेती है और कहती है कि दिल से तो वो अभी भी 18 की ही है। मैंडली क्लास 1A को बताती है कि उन्हें बेस तक पहुंचने के लिए 3 घंटे का टाइम मिलेगा। पिक्सी बॉब अपना कॉर्क यूज करके क्लास 1A को फॉरेस्ट के नीचे भेज देती है। वहां उनका सामना होता है एक डर्ट बीस्ट से। इजुको, शोतो, तेनिया और कासुकी तुरंत एक्शन में आते हैं और उस बीस्ट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसके बाद क्लास 1A द बीस्ट फॉरेस्ट ट्रैवर्स करना शुरू करते हैं। शाम के 5:20 में क्लास 1A फैसिलिटी तक पहुंच जाती है। पिक्सी बॉब एडमिट करती है कि उसे लगा था कि उन्हें और ज़्यादा टाइम लगेगा। वो इजुको, तेनिया, शोतो और कासुकी को अप्रिशिएट करती है कि उन्होंने उसके अर्थ बीस्ट के अगेंस्ट इतनी जल्दी एक्शन लिया और कहती है कि क्लियरली इन लोगों ने विलन्स के अगेंस्ट काफ़ी एक्सपीरियंस ले लिया है। इजुको फिर से उस छोटे लड़के कोता के बारे में पूछता है और सोचता है क्या उनमें से कोई उसकी माँ है। मैंडले एक्सप्लेन करती है कि कोता इजुमी उसका नेफ्यू है और उससे कहती है कि क्लास 1A को हेलो बोले। इजुको कोता से मिलता है, लेकिन अचानक कोता उसके क्रॉच पे पंच मार देता है और वॉक करते हुए चला जाता है। तनिया तुरंत इजुको के पास जाता है और कोता को उसके बिहेवियर के लिए डांटता है।
क्लास 1 ने अपना लगेज बस से ले जाती है, अपने रूम्स में रख देती है और डिनर के लिए डाइनिंग हॉल की तरफ जाती है। डिनर के बाद सब हॉट स्प्रिंग्स में बाथ लेने जाते हैं। जब कोता गिरने लगता है, इजुको फुल कॉल यूज करके उसे कैच कर लेता है। कोता डर के मारे बेहोश हो जाता है और इजुको उसे कैबिन के ऑफिस ले जाता है। ऑफिस में मैंडले इजुको को थैंक करती है कि वो कोता की मदद के लिए वहां था। इजुको थोड़ा सरप्राइज होता है कि कोता का हीरोज के लिए इतना जेडेड व्यू है। मैंडले एक्सप्लेन करती है कि दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं जो हीरोज को पसंद नहीं करते। अगर कोता का अपब्रिंगिंग नॉर्मल होता तो शायद वो भी हीरोज को आइडलाइज करता। तभी पिक्सी बॉब आती है और इजुको को बताती है कि कोता के पेरेंट्स, जो मैंडली के कजन्स थे, खुद भी हीरोज थे। पिक्सी बॉब कोटा की हिस्ट्री शेयर करती है और सुन के इजुको को अपनी तोमुरा से हुई इनकाउंटर याद आती है, जिसमें उसने सिमिलर रिजेंटमेंट देखा था हीरोज के लिए। इजुको समझने लगता है कि हर किसी का ओपिनियन सेम नहीं होता। अगली सुबह 5:30 बजे क्लास 1A ट्रेनिंग कैंप केबिन के बाहर होती है। शोता अपने स्टूडेंट्स को ग्रीट करता है और बताता है कि अब वो रीइंफोर्समेंट ट्रेनिंग से गुजरेंगे, जिससे उनके कॉक्स स्ट्रेंथन होंगे और वो टेम्पररी लाइसेंसेस के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। इजुको का ट्रेनिंग सेशन होता है इंटेंस स्ट्रेचिंग का, टाइगर के सुपरविजन में, जो पुसी कैट्स का एक मेंबर है। जब क्लास 1B ट्रेनिंग एरिया में आती है, टाइगर अनाउंस करता है कि सब स्ट्रेंथ टाइप क्वर्क्स वाले उसके बूट कैंप में ट्रेनिंग करेंगे। डेमोन्स्ट्रेशन के लिए टाइगर इजुको से कहता है कि वो उस पर अटैक करे। इजुको 5% डिस्ट्रॉय स्मैश यूज करता है, लेकिन टाइगर इजीली डॉज करता है और इजुको को पंच करके वापस भेज देता है। वो नोट करता है कि इजुको के मसल फाइबर्स अभी तक टियर नहीं हुए, मतलब ट्रेनिंग अभी और इंटेंस होने वाली है। शाम 4 बजे इजुको अपना खुद का करी बनाता है। जब वो अपनी क्लास की तरफ जा रहा होता है, उसकी नज़र कोता पर पड़ती है। इजुको कोता के फुटप्रिंट्स फॉलो करता है और उसे ढूंढ लेता है। वो कोता को करी ऑफर करता है क्योंकि उसने गेस किया होता है कि शायद कोता ने कुछ खाया नहीं होगा। लेकिन कोता हार्शली इजुको से कहता है कि उसे ना उसका खाना चाहिए ना उसकी कंपनी, और वो डिमांड करता है कि इजुको तुरंत वहां से चला जाए। कोता अपना गुस्सा एक्सप्रेस करता है करंट हीरो विलन सोसाइटी के लिए। उसका कहना है कि लोग अपने कॉक्स सिर्फ वायलेंस और शो ऑफ के लिए यूज करते हैं और कॉक्स ही कई डेथ्स के लिए जिम्मेदार है। इजुको ट्राई करता है कोता को चीयर अप करने के लिए एक स्टोरी के थ्रू, जिसमें एक लड़का कोर के बिना पैदा होता है और रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पाता। वो एक्सप्लेन करता है कि रियलिटी को रिजेक्ट करना दर्द देता है, लेकिन कोता और गुस्से में आ जाता है। इजुको को चिल्ला के कहता है कि वो तुरंत वहां से चला जाए और उसे थ्रेटन करने लगता है। इजुको सॉरी बोलता है कि वो कोई यूजफुल एडवाइस नहीं दे पाया और करी जमीन पर छोड़ देता है। फिर वो क्वाइटली वहां से चला जाता है। अगले दिन, जो लॉन्च ट्रिप का 3rd डे होता है, दोपहर में क्लास 1A और क्लास 1B दोनों अपनी कॉर्क स्ट्रेंथनिंग ट्रेनिंग में बिजी होते हैं। पिक्सी बॉब स्टूडेंट्स को बताती है कि रात को एक गेम होने वाला है, एक टेस्ट ऑफ करेज। उस शाम क्लास 1A और 1B अपना डिनर खुद बना रहे होते हैं। शोतो इजुको से पूछता है कि वो ऑल माइट से क्या बात करना चाहता था। इजुको रिप्लाई करता है कि वो कोता के बारे में बात करना चाहता था। फिर इजुको शोतो से पूछता है कि वो कोता की मदद कैसे कर सकता है। शोतो उसे एडवाइस देता है, वर्ड से ज़्यादा एक्शंस इम्पैक्ट करता है। इजुको को शोतो की बात सुन के इनकरेजमेंट मिलता है और उसे लगता है कि शोतो बिल्कुल सही कह रहा है। डिनर कंप्लीट होता है और सब रेडी होते हैं रात के टेस्ट ऑफ करेज के लिए। रात को टेस्ट ऑफ करेज के दौरान अचानक स्पिनर और मैग्ने पुसी कैट्स और क्लास 1A के रिमेनिंग स्टूडेंट्स के सामने अपेयर होते हैं। वो पिक्सी बॉब पर अटैक करते हैं और उसे नॉकआउट कर देते हैं। पुसी कैट्स एक्शन लेने के लिए प्रिपेयर होते हैं, लेकिन इजुको रियलाइज करता है कि कोता अकेला है और बिल्कुल डिफेंसलेस। मैंडले क्लास 1A को तुरंत वहां से निकलने के लिए कहती है और तनिया को लीड करने का ऑर्डर देती है। जब तनिया अपने क्लासमेट्स को ले जाने लगता है, इजुको उससे कहता है कि वो आगे बढ़े, क्योंकि इजुको मैंडले को विलन्स के ऑब्जेक्टिव के बारे में इन्फॉर्म करना चाहता है। क्लिफ पर इजुको टाइम पर पहुंचता है और कोता को मस्कुलर के अटैक से बचाता है। इजुको रियलाइज करता है कि कोई हेल्प नहीं आ सकती, उसका फ़ोन अटैक में टूट गया है और जहां वो फाइट कर रहा है वो लोकेशन भी सीक्रेट है। अब कोई ऑप्शन नहीं बचा तो इजुको 1 फॉर ऑल फुल कॉलिंग एक्टिवेट करता है और फाइट के लिए रेडी होता है। इजुको मस्कुलर से लड़ने के लिए प्रिपेयर करता है, साथ ही कोता को प्रोटेक्ट भी करता है। मस्कुलर अपना क्लोक उतारता है और अपना कॉर्क एक्टिवेट करता है। बैटल शुरू होता है इजुको और मस्कुलर के बीच, लेकिन मस्कुलर की एम्पावर्ड स्पीड से इजुको सरप्राइज हो जाता है। वो उसे स्मैश करके रॉकी वॉल में फेंक देता है। अटैक करने से पहले मस्कुलर इजुको से पूछता है कि कात्सुकी कहाँ है, क्योंकि उसका टारगेट कात्सुकी है। फिर मस्कुलर दोबारा अटैक करता है, लेकिन इस बार इजुको अपने फुल कॉल की एनहांस स्पीड यूज करके लास्ट मोमेंट पर इवेड कर लेता है। मस्कुलर फिर से इजुको को किक करके रॉकी वॉल में फेंक देता है।
इजुकू ग्राउंड पर इंजर्ड पड़ा होता है। इजुकू शॉक में होता है। मस्कुलर के कोर की इंसेन स्ट्रेंथ और स्पीड देखकर वो एक एनहांस्ड 1 फॉर ऑल पंच यूज करता है, लेकिन उसका कोई इफेक्ट नहीं होता। इजुकू नॉक बैक हो जाता है। मस्कुलर इजुकू को अपना इंफीरियर वर्जन कहता है। वो उसे मेंटली टॉर्मेंट करता है, कहकर कि इजुकू एक बच्चे को बचाने की सोच रहा है अपनी हॉलो स्ट्रेंथ से। वो इजुकू का मजाक उड़ाता है कि वो अपनी बातों को एक्शन से सपोर्ट नहीं कर पाता और इंजर्ड इजुकू पर हंसने लगता है। तभी कोता इंटरफेयर करने की कोशिश करता है और रिवील करता है कि मस्कुलर ही वो विलन है जिसने उसके पेरेंट्स को मारा था। विलन कोता पर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन इजुकू 1 फॉर ऑल फुल कॉल यूज करके मस्कुलर पर जंप करता है और कहता है कि गलती उसकी है। इजुकू एनालाइज करता है कि मस्कुलर की स्पीड उससे ज्यादा है और जीतने का एक ही चांस है, उनके स्पीड गैप को क्लोज करना। इजुकू अपने ब्रोकन आर्म से मस्कुलर को पंच करता है और उसका हाथ विलन के मसल फाइबर के बीच फंस जाता है। मस्कुलर इजुकू का मजाक उड़ाता है, कहता है कि स्पीड को न्यूट्रलाइज करने का प्लान फेल होगा क्योंकि इजुकू की इंफीरियर स्ट्रेंथ उससे नहीं बचा पाएगी। लेकिन इजुकू फर्मली कहता है कि हीरो का काम होता है अपनी जान दांव पर लगाना दूसरों के लिए, और जब कोई ऑप्शन नहीं बचा इजुकू डिसाइड करता है अपना कॉर्क फुल पावर में अनलीश करने का। इजुकू 1 फॉर ऑल 100% यूज करता है। एक मैसिव ब्लास्ट मस्कुलर को क्लिफ साइड में फेंक देता है और इम्पैक्ट इतना स्ट्रांग होता है कि क्लिफ का एक पार्ट भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। कोता हवा में उड़ जाता है, लेकिन इजुकू अपने मुंह से उसका शर्ट पकड़ लेता है और उसे क्लिफ पर वापस खींच लाता है। इजुकू अपोलोजाइज करता है और डिसाइड करता है कि अभी तुरंत एस्केप करना चाहिए जब तक विलन कमजोर पड़ा हुआ है, लेकिन मस्कुलर अपना मसल ऑगमेंटेशन यूज करके इजुकू के 100% स्मैश का इम्पैक्ट कम कर लेता है। हाँ, अटैक से वो हर्ट हुआ था लेकिन अभी भी कॉन्शियस है। मस्कुलर इजुकू की स्ट्रेंथ की तारीफ करता है, जबकि इजुकू डिसबिलीफ में होता है क्योंकि उसने वही पावर आउटपुट यूज किया था जो ऑल माइट करता है। इजुकू ट्राई करता है बात करने का, विलन्स का ऑब्जेक्टिव पूछता है, लेकिन मस्कुलर कुछ नहीं बोलता, सिर्फ अपनी सीरियस आई एक्टिवेट करता है। इजुकू कोता को ऑर्डर देता है मुझे पकड़ लो, और 1 फॉर ऑल फुल कॉल यूज करके जंप करता है और विलन से भागने लगता है। पहला अटैक इजुकू अवॉइड कर लेता है, लेकिन दूसरा स्ट्राइक बेयरली डॉज कर पाता है, जिससे इजुकू और कोता क्लिफ पर लटक जाते हैं। इजुकू जो अब काफी इंजर्ड होता है सोचता है कि फैसिलिटी तक वापस जाना जहां शोता विलन का कोर के रेस कर सकता है एक अच्छा प्लान हो सकता है, लेकिन मस्कुलर की स्पीड देखकर वो अपने प्लान पर डाउट करने लगता है। ग्रेव सिचुएशन को देखते हुए इजुकू क्विकली अपना प्लान भूल जाता है और डिसाइड करता है कि अब सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है, मस्कुलर को हराना। इजुकू कोता से कहता है जैसे ही मैं क्लैश करूं तुरंत फैसिलिटी की तरफ भाग जाओ। इजुकू 100% डिट्रॉय स्मैश यूज करता है मस्कुलर के अगेंस्ट, जिससे विलन थोड़ी देर के लिए पीछे हो जाता है। इजुकू कोता को ऑर्डर देता है अभी भाग जाओ जब तक टाइम है, लेकिन मस्कुलर इजुकू की स्ट्रगल को बेकार समझता है। वो इजुकू के अटैक को ओवर पावर करने लगता है और उसे ग्राउंड में पुश करता है, खून और मौत की डिमांड करते हुए। इजुकू मुश्किल से मस्कुलर की स्ट्रेंथ को होल्ड कर पाता है, लेकिन विलन उसे ग्राउंड में फेंक देता है। तभी अचानक कोता वाटर ब्लास्ट करता है मस्कुलर पर, चिल्लाता है रुको, लेकिन विलन कोल्डली कहता है कि इजुकू के बाद वो कोता को भी मार देगा। इजुकू गुस्से से भर जाता है, वो रिफ्यूज करता है कोता को मरने देना। वो अपना फुल फोर्स यूज करता है और मस्कुलर को पुश बैक करता है, फाइनली उसे अपना ऊपर से हटा देता है। इजुकू अपना अल्टीमेट मूव यूज करता है 1,00,000% डिलवेयर डेट्रॉइट स्मैश, एक मॉन्स्टर पंच जो मस्कुलर को क्लिफ में स्मैश कर देता है। मस्कुलर अटैक के फोर्स से कंप्लीटली इनकैपिटेटेड हो जाता है। इजुकू विक्ट्री के रोर के साथ खुद को रिलीज करता है एक हीरो की तरह। मस्कुलर को डिफीट करने के बाद इजुकू कोता को सेफ्टी के लिए ले जाता है। फॉरेस्ट के थ्रू भागते हुए इजुकू शोता से मिलता है और उससे कहता है कि कोता को प्रोटेक्ट करे। शोता इजुकू से कहता है कि मैंडले को एक मैसेज दे देना। इजुकू इवेंचुअली मैंडले को ढूंढ लेता है जो स्नाइपर से बैटल कर रही होती है। इजुकू 1 फॉर ऑल फुल कॉल एक्टिवेट करता है और एक लेग लंच से स्नाइपर की स्वॉर्ड को शैटर कर देता है। इजुकू मैंडले को बताता है कि कोता अब सेफ है और शोता का मैसेज टेलीपैथिकली भेजने के लिए कहता है। इजुकू ये भी बताता है कि विलन्स का एक गोल कात्सुकी को टारगेट करता है और मैंडले से कहता है कि सबको ये इन्फॉर्म करे। जैसे ही इजुकू फॉरेस्ट की तरफ स्प्रिंट करता है, मैग्ने उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन स्नाइपर का नाइफ उसे इंटरप्ट कर देता है। स्नाइपर क्लैरिफाई करता है कि ये लिस्ट तोमुरा की है और कहता है कि इजुकू वो इंसान है जिसे स्टेन ने वर्दी समझा था बचाने के लिए एक ट्रू हीरो के टाइटल के लायक। इजुकू फॉरेस्ट के थ्रू भाग रहा होता है कात्सुकी को ढूंढने के लिए। अचानक एक जायंट शैडो क्लॉ उस पर अटैक करने वाला होता है। इजुकू डिफेंड करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका एड्रेनल वेयर ऑफ होने लगता है और उसे इंटेंस पेन फील होने लगता है, जिससे वो मूव नहीं कर पाता।
तभी मेजो शोजी आकर इजुकू को बचाता है। मेजो इजुकू को अपनी बैक पर कैरी करने का डिसीजन लेता है उसके सवियर इंजरीज देखकर। मेजो इजुकू को सिचुएशन एक्सप्लेन करता है और बताता है कि फूमिकागे अपने कॉर्क पर कंट्रोल खो चुका है। इजुकू और मेजो का अटेंशन अब फूमिकागे की तरफ होता है। डार्क शैडो रैम्पेज मोड में होता है। फूमिकागे प्लीड करता है इजुकू और मेजो से कि वो उससे दूर भाग जाए वरना वो दोनों मर जाएंगे। इजुकू शॉक में होता है डार्क शैडो की अनकंट्रोलेबल पावर देखकर। इजुकू और मेजो डार्क शैडो के पावर के अगेंस्ट फाइट नहीं कर पाते। सिचुएशन क्रिटिकल होती जा रही होती है। मेजो इजुकू से पूछता है तू डिसाइड कर कात्सुकी को अकेला रेस्क्यू करेगा या फूमिकागे को मेरे साथ। इजुकू मेजो से अपोलोजाइज करता है, कहता है कि वो डिसीजन नहीं ले पा रहा, लेकिन वो बताता है कि उसके पास एक प्लान है। मेजो और इजुकू उस जगह पहुंचते हैं जहां कात्सुकी और शोतो होते हैं। डार्क शैडो उनके पीछे होता है। मेजो उनसे कहता है कि कोई एक लाइट बनाए, लेकिन उससे और कुछ एक्सप्लेन करने से पहले ही मूनफिश मेजो और इजुकू की प्रेजेंस सेंस करता है और अपने दांतों से अटैक भेजता है। रैम्पेजिंग डार्क शैडो अपना मैसिव क्लॉ यूज करता है, मूनफिश को क्रश कर देता है, उसके दांत डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और वो नॉकआउट हो जाता है। शोतो और कात्सुकी शॉक में होते हैं इतना इंटेंस मूवमेंट देखकर। इजुकू का प्लान था कि वो डार्क शैडो को उनकी लोकेशन तक ल्योर करे मेजो के रेप्लिकेंट आर्म से डिकॉयज क्रिएट करके, और वो प्लान परफेक्टली काम करता है। इजुकू खुश होता है कात्सुकी को देखकर, रिलीफ्ड कि उसे अपने एक क्लासमेट को बचाने के लिए दूसरे को सैक्रिफाइस नहीं करना पड़ा। मूनफिश को एफर्टलेसली डिफीट करने के बाद कात्सुकी और शोतो फूमिकागे के पास पहुंचते हैं। अपनी कॉक्स यूज करके डार्क शैडो को काम करते हैं। डार्क शैडो श्रिंक हो जाता है और फूमिकागे के अंदर वापस चला जाता है। फूमिकागे नॉर्मल स्टेट में आ जाता है। फूमिकागे अपोलोजाइज करता है और इजुकू से बताता है कि अब सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी है कात्सुकी को प्रोटेक्ट करना, क्योंकि विलन्स उसे टारगेट कर रहे हैं। इजुकू डिसाइड करता है कि शॉर्टकट लेके फॉरेस्ट के थ्रू कात्सुकी को फैसिलिटी तक ले जाना चाहिए, लेकिन कात्सुकी गुस्से में होता है। उसे प्रोटेक्ट किया जाना पसंद नहीं आता और वो हेल्प लेने से मना कर देता है। फिर भी बाकुगो एस्कॉर्ट स्क्वाड मेजो शोतो इजुको और फूमिकागे ना चाहते हुए भी एक गुस्सैल कात्सुकी को एस्कॉर्ट करना शुरू करते हैं। एस्कॉर्ट टीम फैसिलिटी की तरफ ट्रैवल करते हुए ओचाको और सुयू से टकराती है, जो हिमिको तोगा से फाइट कर रही होती है। इतने सारे लोग देखकर हिमिको तोगा डिसाइड करती है कि वो वहां से चली जाए, लेकिन जाने से पहले वो बैटर्ड इजुकू को देखती है और उसे देखकर उसे प्यार हो जाता है। इजुकू कंफर्म करता है कि ओचाको और सुयू ठीक है और उनसे कहता है कि वो एस्कॉर्ट टीम ज्वाइन करे, लेकिन ओचाको और सुयू कंफ्यूज्ड होती है, पूछती है कि कात्सुकी उनके साथ क्यों नहीं है। मेजो शोतो और इजुकू पीछे मुड़ते हैं, लेकिन शॉक होते हैं जब वो देखते हैं कि फूमिकागे और कात्सुकी मिसिंग है। अचानक एक मास्क्ड विलन मिस्टर कंप्रेस एक ट्री ब्रांच पर अपीयर होता है। वो रिवील करता है कि उसने मैजिक से कात्सुकी को मार्बल में ट्रांसफॉर्म करके ले लिया है। ये मैजिशियन लाइक विलन कहता है कि हीरोज जैसे लोग कात्सुकी जैसे कैलिबर के वर्दी नहीं है और क्लेम करता है कि विलन्स के साइड में कात्सुकी और भी ज्यादा शाइन करेगा। इजुकू गुस्से में कंप्रेस से डिमांड करता है कात्सुकी को वापस दे दो। शोतो ट्राई करता है मिस्टर कंप्रेस को आइस से रोकने का, लेकिन कंप्रेस की स्पीड इतनी हाई होती है कि वो शोतो के अटैक्स इजीली डॉज कर लेता है। कंप्रेस ये भी रिवील करता है कि उसने फूमिकागे को कैप्चर किया है उसकी इमेंस पावर के वजह से। इजुकू और ज्यादा फ्यूरियस हो जाता है। कंप्रेस एस्केप करने लगता है, लेकिन इजुकू हार मानने से रिफ्यूज करता है। वो एक प्लान बनाता है फूमिकागे और कात्सुकी को बचाने के लिए, जिसमें उन्हें मिस्टर कंप्रेस की तरफ फ्लाई करना होगा। इजुकू इंसिस्ट करता है कि वो भी प्लान में हिस्सा लेगा और उसका डिटर्मिनेशन ओचाको और शोतो को कन्विंस कर देता है। प्लान एग्जीक्यूट होता है। सुयू अपनी टंग रैप करती है इजुकू, मेजो और शोतो के अराउंड, और ओचाको अपने कॉर्क यूज करके उन्हें वेटलेस बना देती है। सुयू उन्हें फुल फोर्स से मिस्टर कंप्रेस की तरफ थ्रो करती है। तीनों इजुकू, मेजो और शोतो हाई स्पीड में मिस्टर कंप्रेस की तरफ फ्लाई करते हैं और उस तक पहुंच जाते हैं। ओचाको अपना कॉर्क डीएक्टिवेट करती है, जिससे तीनों कंप्रेस पर लैंड करते हैं और उसे ग्राउंड में स्मैश कर देते हैं। विलन्स के रेंडवेस पॉइंट पर इजुकू, शोतो और मेजो देखते हैं कि वो सीधा डाबी, हिमिको और ट्वाइस के सामने आ गए हैं। डाबी अपनी फ्लेम्स लॉन्च करता है जो इजुकू को हिट करती है और उसका आर्म इंज्योर हो जाता है। हिमिको फाइट करने का डिसीजन लेती है। वो इजुकू पर अटैक करती है, अपना नाम बताती है और कहती है कि उसे और ज्यादा ब्लीड करना चाहिए। मेजो हिमिको को इजुकू से दूर स्मैक करता है, जबकि शोतो ट्वाइस से डील करता है। मिस्टर कंप्रेस जब अपनी पॉकेट चेक करता है वो शॉक होता है क्योंकि वो एम्प्टी होती है। मेजो रिवील करता है कि उसने मार्बल्स फूमिकागे और कात्सुकी कंप्रेस से ले लिए हैं। इजुकू खुशी से स्माइल करता है, रिलीफ और विक्ट्री दोनों फील करता है। जब इजुकू और शोतो मेजो को बैकअप देने के लिए रेडी होते हैं, तभी कुरोगिरी अराइव करता है और उनका रास्ता ब्लॉक कर देता है। मिस्टर कंप्रेस रिवील करता है कि असली मार्बल्स उसके मुंह में है, जिससे इजुकू तुरंत उसका पीछा करता है।
अचानक मिस्टर कंप्रेस युगा के नेवल लेजर से हिट होता है, जिससे वो मार्बल स्पिट आउट कर देता है। इजुकु, मेजो और शोतो तेजी से मार्बल्स ग्रैब करने के लिए रश करते हैं, लेकिन इजुकु अपनी इंजरीज की वजह से वीक हो जाता है और ग्राउंड पर गिर जाता है। मेजो सक्सेसफुली फुमिकागे वाला मार्बल ग्रैब करता है, उसे सेव कर लेता है। शोतो ऑलमोस्ट कात्सुकी वाले मार्बल तक पहुंच जाता है, लेकिन उसे ग्रैब करने से पहले डाबी उसे स्नैच कर लेता है। मिस्टर कंप्रेस अपना कॉर्क डीएक्टिवेट करता है, जिससे फुमिकागे और कात्सुकी फ्री हो जाते हैं। डाबी और मिस्टर कंप्रेस टेलीपोर्ट होने लगते हैं, कात्सुकी को साथ लेकर। इजुकु डेस्परेटली उस तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन कात्सुकी उससे कहता है दूर रहो। डाबी, मिस्टर कंप्रेस और कैप्चर्ड कात्सुकी सक्सेसफुली टेलीपोर्ट हो जाते हैं। इजुकु ग्रीफ में हॉल करता है क्योंकि वो कात्सुकी को बचाने में फेल हो गया। 2 दिन बाद ट्रेनिंग कैंप के पास एक हॉस्पिटल में इजुकु अपनी मस्कुलर के साथ हुई फाइट के बाद रिकवर कर रहा होता है। क्लास 1 ने उसे देखने आती है। फुमिकागे इजुकु से अपोलोजाइज करता है ट्रेनिंग कैंप में उसकी वजह से ट्रबल होने के लिए, लेकिन इजुकु उसे रिबफ करता है और कहता है कि सब उसकी गलती थी, उसने सबको ट्रबल दिया। तेनिया इजुकु को तोरू, क्योकाजीरो और मोमो याओयो रोजू की कंडीशन के बारे में बताता है। कात्सुकी को छोड़कर बाकी 16 मेंबर्स यहाँ है। इजुकु डिप्रेस्ड होता है क्योंकि वो कात्सुकी को बचा नहीं पाया, और जब उसे अपने कॉर्क की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तब वो कुछ नहीं कर पाया। लेकिन एइजिरो कहता है इस बार हम उसे बचा सकते हैं। पिछले दिन उसने और शोतो ने मोमो को ऑल माइट से बात करते सुना था, जिसमें मोमो ने बताया कि उसने नोमू पर एक ट्रैकिंग डिवाइस लगाया था। तेनिया डिड्यूस करता है कि एइजिरो चाहता है कि मोमो एक और डिवाइस बनाए जिससे क्लास 1A कात्सुकी को ट्रैक करके खुद रेस्क्यू कर सके। तेनिया इंसिस्ट करता है कि सिचुएशन प्रो हीरोज को हैंडल करने देनी चाहिए। एइजिरो और तेनिया के बीच आर्ग्यूमेंट होता है। एइजिरो इजुकु को एनकरेज करता है कि वो प्लान के साथ जाए क्योंकि ये उसे कात्सुकी तक पहुंचने का चांस देगा। इजुकु तेनिया की तरफ एक प्लीडिंग लुक देता है, लेकिन तेनिया हेजिटेंट होता है क्योंकि वो जानता है कि अगर वो ये स्टेप लेते हैं तो कॉन्सिक्वेंसेस काफ़ी सीरियस हो सकते हैं।